अच्छी कॉफी किसे कहते हैं? क्या है ये कॉफी बिजनेस? सी कॉफ़ी कल्चर एक ऐसा कल्चर है जो कि कभी स्टॉप नहीं होगा। एंड अभी तो मार्केट में जस्ट 25% ही कॉफ़ी कल्चर इंडिया में आया है। एक अच्छी कॉफ़ी जस्ट कि कॉफी में चॉकलेट वो सेपरेटली बाहर से डालता है। हर किसी के यही क्वेश्चंस थे कि सर मुझे चॉकलेट वाली कॉफ़ी दे दीजिए। कि ये जो फ्लेवर नोट्स कॉफ़ी बीन्स के पैकेट्स के ऊपर होता है कभी भी वो फ्लेवर नोट्स कॉफ़ी में एड ऑन्स किए हुए नहीं होते। तो भाई लोग, ऐसा सीन है कि पहले वाले करियर्स जो थे वो डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लॉयर बनो। और अभी क्या हो रहा है, अभी तो अलग अलग प्रोफेशन आए हैं। तो इस बार हमने इसी के लिए इस पॉडकास्ट पे बुलाया है कॉफी एक्सपर्ट को। ठीक है, तो ये अगर आपको मान लो कहीं कैफे खोलना है या आपको सिर्फ इतना जानना है कि अच्छी कॉफी क्या होती है, उसके लिए हमारे कॉफी एक्सपर्ट करुणेश इस शो पे आए हुए हैं। कॉफी हमें जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं एक्चुअली। और अच्छी कॉफी और बुरी कॉफी भी होती है, बाय द वे। और इसी सब के बारे में इंफॉर्मेशन राइट फ्रॉम हिस्ट्री, कॉफी कब डिस्कवर हुई थी और कॉफी, अच्छी कॉफी क्या होती है और एवरेज कॉफी क्या होती है, ये सब हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया है। तो आई होप यू गाइज एंजॉय दिस पॉडकास्ट विद अ कप ऑफ कॉफी। एंड सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, आई एम वेरी श्योर। तो प्लीज डू कंटिन्यू गिविंग अस योर वैल्यूएबल सपोर्ट। So Karunesh, you are a coffee enthusiast यस and you have extremely deep knowledge about coffee. तो ये कैसा था, ये क्या जर्नी है जो आपको कॉफी तक लेके गया? कैसे स्टार्ट हुआ ये? सो बेसिकली 2019 हम्म। ये सबको पता होगा कोविड उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था एंड इंडिया में 2020 में आया था। सो मेरा सबसे पहले मैंने होटल मैनेजमेंट का डिग्री जो है मैंने कंप्लीट किया था। ओके, एंड दिस वाज इन यस 2018। 18? ओके ओके। यस मेरा डिग्री कंप्लीट हुआ था एंड उससे पहले मैंने मेरा जो इंटर्नशिप हुआ था वो ताज सेंटा क्रूज एंड देन उसके बाद मैं 6 मंथ्स के लिए मैं होटल सहारा स्टार में एज अ बेकरी शेफ था। सो उस वक्त मेरा कंटिन्यूसली मॉर्निंग डेली शिफ्ट नाइट शिफ्ट होता था। तो मॉर्निंग में मैं जो बेकरी के जितने भी प्रोडक्ट्स होते थे वो एवरीडे हमारा रूटीन होता था, कैफ़े में जाकर सेटअप करना होता था उसे। तो जब मैं वो सेटअप करने के लिए गया तो डेली एक बरिस्ता जो होता, बिकॉज उस टाइम पे मुझे बरिस्ता क्या होता है नहीं पता था। एंड जब मैं वहाँ गया तो एक मशीन देखा वहाँ पे, मशीन के साइड में ग्राइंडर रखा हुआ था एंड जस्ट वो जो भी पर्टिकुलर पर्सन था जिसे बरिस्ता अभी मुझे पता है इसलिए बोल रहा हूँ, बट उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता कि ये जो कोई भी है पर्टिकुलर पर्सन वो एक ब्लैक कलर का एक लिक्विड था, उसके ऊपर एक जस्ट मिल्क या क्रीम, उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि मिल्क को फ्रॉथ करके उसे लाते आर्ट बनाया जाता। तो वो क्रीम पोर कर रहा था एंड उसमें उसने हार्ट क्रिएट किया। उस टाइम पे वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था जहां से मैंने कॉफी जानना स्टार्ट किया। एंड उस वक्त मैंने देखा तो मुझे वहां पे वो कप के ऊपर एक हार्ट दिखाई दिया। तो मैंने उसे पूछा कि बड़ी, अगर मुझे ये सीखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उसका रिएक्शन था कि भाई शेफ, मैंने बहुत मेहनत से, मतलब आफ्टर 6-7 मंथ्स मेरा ये परफेक्ट हार्ट जो है कप में दिख रहा है, और एल्स ये विदाउट प्रैक्टिस या फिर विदाउट किसी एक्सपीरियंस आप बना ही नहीं सकते। तो उस टाइम पे मैंने बोला कि अगर आप मुझे थोड़ा टाइम मॉर्निंग में आके सिखा दो तो बेटर होगा। बट उस टाइम पे वहाँ पे जो बरिस्तास थे वो उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे कॉफ़ी को लेकर। उन्हें जस्ट लाते आर्ट बनाने आता था एंड जस्ट जो बेसिक कॉफ़ीज़ होती है, कैपुचिनो, लाते, फ्लैट वाइट एंड ब्लैक कॉफ़ीज़, अमेरिकानो। सो मैंने उस टाइम पे जस्ट मार्च 25 समथिंग, उस टाइम पे कोविड स्टार्ट हुआ 2020 में। एंड उस टाइम पे कोविड की वजह से पूरा इंडिया जो है पूरा बंद हो गया था एंड सब कुछ, हमारा जॉब वगैरह सब स्टक।
एंड हम घर पे थे। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि अगर मैं जो कॉफ़ी वहाँ पे नहीं सीख पा रहा था उससे रिलेटेड कुछ नॉलेज अगर मैं गेन करूँ, तो मेरे पास कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे स्टार्ट करना है। सो उस वक्त ब्लू टोकाई कॉफ़ी रोस्टर्स जो है उसमें मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो अभी नहीं है वहाँ पे बट उस टाइम पे था, एंड वो वहाँ पे ट्रेनिंग हैंडल कर रहा था। सो उस टाइम उसने मुझे सजेस्ट किया कि अगर तुझे कॉफ़ी सीखनी है तो तू ब्लू टोकाई ज्वाइन करना। बट उस टाइम पे पैंडमिक की वजह से कोई हायरिंग वगैरह नहीं थी, तो उसी से कुछ नोट्स वगैरह या फिर जो भी यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें या फिर गूगल पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी इजीली। तो घर बैठकर स्टडीज़ एंड ऑल कॉफ़ी से रिलेटेड। जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है, उसका चिकमंगलूर कर्नाटका में फार्म एस्टेट है। तो मैंने उससे कनेक्ट किया एंड उसने मुझे बोला कि आप यहाँ पे आके जैसे कि फार्मिंग हार्वेस्टिंग वाला पार्ट हो गया, वो सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो मैंने बोला बेटर आइडिया, बिकॉज मैं रिटर्न होटल में जाके वही शेफ वाला लाइफ कंटिन्यू करूँगा, तो मुझे 12 आवर्स 13 आवर्स मुझे उसी में रहना है। तो मैंने सोचा कि कुछ नया सीखने मिलेगा, तो फिर मैं वहाँ चला गया एंड वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स में वहाँ पे फार्म में था। मैंने फार्मिंग कैसे करते हैं, देन उसका प्रोसेसिंग क्या होता है, कॉफ़ी आफ्टर हार्वेस्टिंग उसे 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में कैसे हम प्रोसेस करते हैं जिससे कि कॉफ़ी के फ्लेवर्स पे इम्पैक्ट हो जाता है, या फिर उसके बाद में हम कस्टमर्स जो क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं उसे हम कॉफ़ी कैसे हैंड ओवर करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे सीखी। देन वहाँ से जब यहाँ आया तब मैंने फर्स्ट मेरा जो कॉफ़ी इंडस्ट्री का सबसे फर्स्ट जॉब जो था वो ब्लू टोकाई के साथ में था। एंड उस टाइम पे ब्लू टोकाई वन ऑफ द ब्रांड जो कि स्पेशलिटी कॉफ़ी को इंडियन कॉफ़ी कल्चर या फिर इंडियन कॉफ़ी मार्केट में स्पेशलिटी कॉफ़ी को रिप्रेजेंट कर रहा था, जो कि उस टाइम पे कोस्टा कॉफ़ी थे। थर्ड वेव तो आफ्टर उन्होंने थर्ड वेव जो कॉफ़ी का जो थर्ड वेव, जैसे कि फर्स्ट वेव हो गया, सेकंड वेव हो गया, एंड ये थर्ड जनरेशन वाला थर्ड वेव उन्होंने नाम रखा, राइट। तो वो उस वजह से हाइप में आया। बट सबसे पहले कॉफ़ी इंडस्ट्री में स्पेशलिटी कॉफ़ी इंट्रोड्यूस कराने वाला ब्रांड था ब्लू टोकाई। एंड उसके साथ में मैं काम कर रहा था, तो मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में मैंने बहुत अच्छे से, बिकॉज मैंने वो सारा नॉलेज फार्म से मैंने कलेक्ट करने की वजह से मुझे बहुत अच्छा खासा नॉलेज आ गया था। जब मैंने वो मेरा इंटरव्यू हुआ, सिलेक्ट हुआ, उस टाइम पे मुझे अभी भी याद है मैं एज अ बरिस्ता वहाँ पे जॉब कर रहा था। बिकॉज कॉफ़ी इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें आप विदाउट एक्सपीरियंस आप मैनेजमेंट लेवल तक नहीं पहुँच सकते। बिकॉज 0 to 100 तक का नॉलेज हो तो ही आप उस इंडस्ट्री में एक हाई लेवल तक पहुँच सकते हो। तो मैंने एज अ बरिस्ता जॉब किया उस टाइम पे, मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। व्हाट इज़ मैनेजमेंट, ऑपरेशंस क्या होता है, बिकॉज मैनेजमेंट वाला पार्ट एक अलग हो जाता है एंड ऑपरेशन वाला पार्ट अलग हो जाता है। तो मैंने सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने सीखी। इनफैक्ट मुझे जिन्होंने ट्रेन किया वो मेरे फ्रेंड जो मैंने आपको बताया वही थे वहाँ के ट्रेनर। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे ट्रेन किया एंड उसके बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे ब्लू टोकाई के थ्रू मिली, जहाँ पे मैंने अपने आप को प्रूव करके बताया कि मैं कितना बेस्ट हूँ। बिकॉज ब्लू टोकाई में बहुत सारे लोग मेरे साथ में ज्वाइन हुए थे एंड उस टाइम पे ऐसा था कि बहुत लोग कॉफ़ी मार्केट चूज कर रहे थे, मतलब जिन्होंने डिग्री कंप्लीट की है, बीकॉम हो गया है, वो सारे स्टूडेंट्स कॉफ़ी इंडस्ट्री में आ रहे थे। बिकॉज उस टाइम पे कॉफ़ी इंडस्ट्री में हायरिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी एंड इतना ज़्यादा कंपटीशन था। इनफैक्ट स्टारबक्स, सीसीडी, बरिस्ता, देन उसके बाद में कोस्टा कॉफ़ी, ये सब जो कॉफ़ी ब्रांड्स थे वो कमर्शियल कॉफ़ीज़ को प्रेजेंट कर रहे थे। तो उस टाइम पे जब ब्लू टोकाई ने स्पेशलिटी को मार्केट में लाया, उस टाइम पे बरिस्टास को भी पता चलने लग गया कि हम जो कॉफ़ी सर्व कर रहे हैं या फिर हम जो कॉफ़ी ब्रांड में काम कर रहे हैं वो ब्रांड एक बड़ा ब्रांड है, बट वो एक्चुअल रियल कॉफ़ीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा। वो लोग बहुत सारे बाहर के जो प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कि सिरप्स हो गया या फिर वो सारे पार्ट एडॉन्स करके कॉफ़ी को कॉफ़ी की तरह नहीं, बल्कि एक मॉकटेल्स होता है या फिर नॉर्मल बेवरेजेस होता है जो कि बहुत ज़्यादा फैंसी होता है दिखने के लिए, कॉफ़ी को फैंसी बेवरेज बनाकर बेच रहे थे। बट उसी टाइम पे सेम टाइम ब्लू टोकाई जो था वो कॉफ़ी से रिलेटेड एक्चुअल कॉफ़ी नॉलेज जो है वो स्टाफ को प्रोवाइड कर रहा था।
एंड वो स्टाफ के लिए बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट बना, बिकॉज जो पर्सन 4-5 ईयर्स से स्टारबक्स में एज अ बरिस्ता एंड शिफ्ट मैनेजर जॉब कर रहा है, उसे जीरो नॉलेज है कॉफ़ी का, बट वो ही पर्टिकुलर पर्सन ब्लू टोकाई में आके वो नॉलेज गेन करके एक अलग लेवल पे जाके बैठ के अपने आप को पूरे कॉफी इंडस्ट्री में प्रूव करके बता रहा है कि मैं कितना बेस्ट हूँ। तो ये अपॉर्चुनिटी ब्लू टोकाई ने तभी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को दी, एंड उस टाइम पे मैं भी वहाँ पे था। तो बहुत सारे इंटरनल बरिस्ता चैंपियनशिप होते थे, इनफैक्ट इंटरनल बेवरेजेस के एग्जाम्स होते थे, उसमें पार्टिसिपेशन किया। देन उस टाइम पे मैं ब्लू टोकाई में थोड़ा बहुत मतलब ओनर्स हो गए या फिर जो मैनेजमेंट टीम थे उनके नज़रों में आ गया था कि पर्टिकुलर पर्सन जो है, जो यहाँ इस नियर बाय एरिया या फिर इस आउटलेट से रिलेटेड है, वो ही पर्टिकुलर पर्सन बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे मार्केटिंग टीम के साथ में भेजना स्टार्ट किया। अगर मार्केटिंग के कुछ इवेंट्स हो रहे हैं तो वहाँ पे आप भी जाके उससे अटेंड करो या फिर उनके साथ में मिलकर काम करो। तो वहाँ पे मुझे मार्केटिंग का नॉलेज मिला। उसके बाद जस्ट मैं स्वैप होकर हमारा जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है उस पर आया। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा था कि मुझे भी ट्रेनिंग मैनेजमेंट में जाना है, बट ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग थे, तो आई डोंट थिंक कि मुझे उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मुझे ऐसा था कि नहीं मिल सकती, बट एक छोटा सा ऐसा एक्टिविटी था जो ब्लू टोकाई के मैनेजमेंट टीम ने रखा था कि हम हमारे कस्टमर्स को एजुकेट करेंगे व्हाट इज स्पेशलिटी कॉफ़ी। तो उस टाइम पे हमने वो एक्टिविटी जब की तो सबसे ज़्यादा जो फीडबैक्स आए थे वो मेरे कैफ़े से आए थे। तो उस टाइम पे उन्होंने देखा कि करुणेश जो है वो एक अलग लेवल पे कस्टमर्स के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, कस्टमर्स को स्पेशलिटी कॉफ़ी व्हाट इज स्पेशलिटी कॉफ़ी वो एजुकेट करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे जाके उन्हें एक्सप्लेन कर रहा है। उस वजह से कस्टमर्स के फीडबैक आ रहा है। देन मेल के थ्रू मेरे नाम का फीडबैक जो था वो गुड फीडबैक्स मेल के थ्रू डायरेक्टली दिल्ली हेड ऑफिस तक जाते थे। तो वहाँ पे भी पता चला कि ही इज़ द गाय जो कि बहुत अच्छे से कॉफ़ी को एक्सप्लेन कर रहा है, लोगों तक पहुँचा रहा है। तो वैसा पूरा ये हुआ। एंड देन मुझे वहाँ पे एज अ ट्रेनर हमारे जितने भी न्यू स्टाफ आते थे मैं उन्हें ट्रेन करता था वहाँ पे। एंड वहाँ पे मैंने 3 इयर्स तक का मेरा टाइम पीरियड था, 2 ईयर 8 मंथ्स मैं ब्लू टोकाई में था। एंड देन वहाँ से मैंने अलग कंपनी ज्वाइन की, जैसे कि वो जो ब्रांड था वो मशीन से रिलेटेड था। सो उस ब्रांड में मैं 1 ईयर तक था, जिस ब्रांड में मैंने कॉफ़ी या कैफ़े में जो मशीन्स यूज़ होती है वो एवरीथिंग, जैसे कि कॉफ़ी मशीन, ग्राइंडर, ब्लेंडर, देन रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीज़र, सारी मशीनरीज जो है वो कहाँ से आती है, देन हम यहाँ पे कस्टमर्स को कैसे सेल करते हैं। तो वहाँ पे जाके मैंने वो कंपनी में एज अ सेल्स मैनेजर का रोल प्ले किया था, एंड वहाँ पे ट्रेनिंग मैनेजर भी था। आफ्टर दैट मैंने अगेन मेरी कंपनी जो है मैवरिक एंड फार्मर्स कॉफ़ी रोस्टर्स, जो कि बहुत पुराना ब्रांड है, जिसे पहले फ्लाइंग स्क्विरल नाम से जानते थे लोग, एंड वो इनफैक्ट ब्लू टोकाई से पुराना ब्रांड है। बट एक्चुअली ऐसा था कि उनके कुछ ओनर्स थे, 3 ओनर्स थे, उसमें से सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो पर्टिकुलर एक ओनर के नाम पर थे। तो उस टाइम पे कुछ ग्लिचेस की वजह से वो ब्रांड बंद हो गया। एंड देन जो बाकी के जो 2 ओनर्स हैं उन्होंने मैवरिक एंड फार्मर्स कॉफ़ी रोस्टर्स नाम से उसे कंटिन्यू किया। तो मेरा लास्ट जॉब जो था वो मैवरिक एंड फार्मर्स के साथ में था, वहाँ पे एज अ रीजनल कॉफ़ी क्वालिटी हेड एंड ट्रेनिंग मैनेजर इस पोजीशन पे मैं काम कर रहा था। सो इस सारे कंपनीज में मैंने कॉफ़ी इंडस्ट्री का 360 नॉलेज जो होता है वो मैंने गेन किया। सो बेसिकली ब्लू टोकाई से मुझे मैनेजमेंट ऑपरेशन से रिलेटेड सारा नॉलेज मिला। देन सेकेंड, मशीनरीज का पूरा जो डिटेल नॉलेज होता है वो सारा नॉलेज मैंने वहाँ से सेकेंड कंपनी से गेन किया। देन मैवरिक एंड फार्मर्स कॉफ़ी रोस्टर्स में मैंने एक्चुअल हमारा जो सेल होता है B2B बिजनेस, मैंने उसमें ज़्यादा फोकस किया था। तो B2B बिजनेस में हम कैसे कस्टमर्स तक हमारे ब्रांड को लेकर जाते हैं, कस्टमर्स को कैसे कन्वर्ट कराता है,
सो बेसिकली अगर कोई कस्टमर है जो कि ऑलरेडी कोई अलग ब्रांड की कॉफ़ी बीन्स यूज़ कर रहा है, तो उसे मैं अपने ब्रांड के लिए कैसे कन्विंस करूँगा, ये सारा नॉलेज मुझे मैवरिक एंड फार्मर्स में मिला, जो कि वहाँ के जो बिजनेस हेड थे उन्होंने मुझे दिया। एंड इनफैक्ट वो मेरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है कॉफ़ी इंडस्ट्री का। इनफैक्ट कॉफ़ी ऐसी चीज़ है जिससे मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि मैं कॉफ़ी इंडस्ट्री में कभी जाऊँगा। इनफैक्ट मुझे कॉफ़ी पसंद तक नहीं थी। जब मैं होटल इंडस्ट्री में था, जब मुझे फर्स्ट टाइम एक इंसिडेंट हुआ था, हम सब मैनेजमेंट के टीम, मैं उस टाइम पे फूड एंड बेवरेज F&B में था, तो हमारा इवेंट खत्म होने के बाद हम जो कॉफ़ी पीने के लिए चले जाते थे, तो मैं वहाँ पे चाय पीता था। एंड उस वक्त मुझे ऐसा था कि एक फ्रेंड ने मुझे अच्छा बेवरेज है बोलकर मुझे पिला दिया। एंड फर्स्ट कॉफ़ी जो मेरी थी वो एक जस्ट ब्लैक कॉफ़ी अमेरिकानो था, जो कि मैंने कंज्यूम किया था। एंड वो लिटरली मैंने उसे इन नहीं किया था, मैंने उसे आउट कर दिया था। ये इसलिए बिकॉज कॉफ़ी बिटर होती है। हाँ, ये उस वक्त सिर्फ मेरे माइंड में तब आया जब मैंने कॉफ़ी को फर्स्ट टाइम कंज्यूम किया था। एंड उसके बाद से मेरा माइंड सेट हो गया कॉफ़ी बिटर। बिटर ही होती है। एंड चाय जो होती है वो स्वीट होती है बिकॉज उसमें मिल्क ऐड करते हैं, सेकेंड शुगर भी जाता है, तो उस वजह से चाय में जो टेस्ट होता है ना, वो कॉफ़ी में कभी नहीं आ सकता। उस चीज़ को माइंड में रखते हुए मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कॉफ़ी इंडस्ट्री में कभी जाऊंगा या फिर मेरा उससे कभी कुछ कनेक्शन होगा। बट ये जो कोविड पीरियड ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने ब्लू टोकाई में जब एंटर किया, तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे मैंने वो लाते आर्ट देखा। एंड वो आर्ट ने मेरी लाइफ को होटल इंडस्ट्री से डायरेक्टली कॉफ़ी इंडस्ट्री में लाके खड़ा कर दिया। वो मतलब सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूँ तो मेरे लिए वही चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रही है कि मैंने जो भी फील्ड में काम किया मैंने उसे बहुत डीप तक समझने का सोचा। बिकॉज मैं होटल इंडस्ट्री में था, मैं बेकरी प्रोडक्ट से लेके सारी चीज़ों को मैं बहुत इन डिटेल जाकर मैं समझता था। तो वही मेरा जो कॉन्सेप्ट था लाइफ का, वही मैंने कॉफ़ी इंडस्ट्री में भी एग्जीक्यूट किया। एंड वहाँ पे भी मैंने सोचा कि पर्टिकुलरली मैं एक कैफ़े में काम कर रहा हूँ, तो मुझे बस कैफ़े से रिलेटेड नहीं रहना, मुझे कैफ़े वर्क कहाँ से हो रहा है, कोई बड़ा ब्रांड है तो वो ब्रांड काम कैसे करता है, वो सारी चीज़ें जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने सोचा कि अगर हम वो सारी चीज़ें भी जान ले तो इन फ्यूचर हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है ग्रो करने के लिए। तो मैंने वहाँ से अपना सब स्टार्टअप कर लिया था। अभी तक का जर्नी ऐसा रहा है। यस यस and like someone who doesn't know so much about coffee, अभी कॉफी Yes. हमको तो क्या भाई, नेस्कैफे पियो या जो भी कॉफी मिलता है पियो, ऐसा नॉर्मल इंसान का आउटलुक रहता है। यस तो बट यू एज एन एक्सपर्ट टेल मी, व्हाट आर द 3 myths अबाउट कॉफी? क्या लोग कॉफी के बारे में गलत सोचते हैं? 3 चीजें। सो फर्स्ट, जैसे कि मैंने बताया था, मैंने भी वही सोचा था 2019 में, कॉफ़ी बिटर होती है। ये पहला, सबसे पहला, मतलब जैसे कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, या फिर गलतफहमी होती है लोगों की। अच्छा, कॉफी बिटर नहीं होती? कॉफ़ी बिटर कभी नहीं होती। ओके। कॉफ़ी बिटर कभी नहीं होती। हाँ। कॉफ़ी बहुत ऐसा बेवरेज है जो कि बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है। ओके। बट उसे समझने के लिए तुम्हें कॉफ़ी की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। हाँ। अगर आप कॉफ़ी हिस्ट्री नहीं समझ रहे हो या फिर आपको कॉफ़ी की हिस्ट्री पता ही नहीं है, तो आपके माइंड में सिर्फ यही होगा कि कॉफ़ी बिटर है। सेकंड, कॉफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि एक उसमें कैफीन होता है, तो लोगों को लगता है बहुत कैफीन होने की वजह से ये हेल्थ के लिए सही नहीं है। ये भी उनकी गलत फहमियाँ हैं। सेकेंड एंड थर्ड, कॉफ़ी में बहुत सारे लोगों का होता है कि फैंसी कॉफ़ीज पीना बहुत पसंद करते हैं, या फिर फैंसी कॉफ़ीज ही बेस्ट कॉफ़ी होती है, जैसे कि फ्रैपेचिनो हो गया या फिर फ्रैपेज हो गए वो। बट एक्चुअली ये तीनों जो मैंने पॉइंट्स बताए, ये अभी की जो जनरेशन है ये तीनों पॉइंट्स को ही माइंड में रख के कॉफ़ी को देखता है। बट मैं अगर एज एन कॉफ़ी एक्सपर्ट अगर कुछ कहूँ तो ये तीनों चीज़ें मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ये गलत है। राइट। एंड सिंस यू मेंशन्ड हिस्ट्री, तो कॉफी का हिस्ट्री क्या रहा है? ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। हाँ। जब मैंने मेरी लाइफ का सबसे पहले ये कॉफ़ी इंडस्ट्री
मैं एंटर किया था एंड मैंने स्टार्टअप किया था, उस टाइम पे ये आज जो मेरे माइंड में है या फिर हम जो डिस्कस करने वाला है कॉफ़ी इंडस्ट्री को लेकर, उसका हिस्ट्री हो गया, वो सारी चीज़ें, वो इनफैक्ट मैंने ना ही कभी पढ़ा है, ना ही कभी मतलब रट्टा मारा है। ये मुझे जो फर्स्ट 2019 में ब्लू टोकाई में मैं जब एंटर किया था, उस टाइम पे मुझे जो ट्रेनिंग में बताया गया था या फिर ट्रेनिंग में मैंने जो चीज़ें सीखी, वो उस टाइम पे जो मेरे माइंड में सेट है, तब से लेके आज तक ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स हो गए कॉफ़ी इंडस्ट्री में, अभी तक वो चीज़ें मेरे माइंड में है। बिकॉज कॉफ़ी को मैंने बहुत ज़्यादा डीपली जाके मैंने देखा है, तो मुझे पता है कि कॉफ़ी एक्चुअली क्या होती है एंड वो कितनी ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू अदर बेवरेजेस। सो कॉफ़ी इंडस्ट्री में जाने के बाद जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है ट्रेनिंग का, उसमें सबसे पहले कॉफ़ी इंडस्ट्री तो बाद में आई, बट कॉफ़ी हिस्ट्री अगर जानने जाए तो सबसे पहले कॉफ़ी जो है, आपको आइडिया है मतलब कॉफ़ी से रिलेटेड थोड़ा सा हिंट आप मुझे दे सकते Nothing, हैं? मतलब यू नीड टू आस्क मी कि मैं सिर्फ गेस कर सकता हूँ। ओके, सो कॉफ़ी वर्ल्ड में हाँ। डिस्कवर किसने की, एनी आइडिया? आ, अगर कॉफी एंशंट है तो मे बी इंडिया ने ही किया होगा। इंडिया ने? नो। ओके, तो फिर यूरोप में किसी कंट्री ने किया होगा। यूरोप में? सो मैं ही बता देता हूँ। हाँ हाँ। सो कॉफी 9th सेंचुरी, अभी तो हम 21 फर्स्ट, सेंचुरी हाँ। में चल रहा है, बट कॉफी जो है वो 9th सेंचुरी में डिस्कवर हुई थी, वो भी अफ्रीका में, इथोपिया करके, आपको पता होगा हाँ 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 इथोपिया हाँ। जो है, उस सराउंडिंग एरिया में एक गोट हर्डर थे जिनका नाम है कल्दी। जो कल्दी थे, जिन्हें अभी द लेजेंड कल्दी करके हम प्रोनाउंस करते हैं, या फिर कॉफी इंडस्ट्री में उन्हें द लेजेंड कल्दी बोला जाता है, वो गोट हर्डर थे। एंड जस्ट नॉर्मली हमारे यहाँ पे जैसे कि गांव साइड में गोट हर्डर अपनी बकरियों को, गायों को चराने के लिए लेकर जाते हैं पहाड़ियों पे, बिकॉज वो वहाँ पे उनको खाना मिल जाता है। तो सेम खल्दी जो थे, वो अपनी बकरियों को लेकर नियर बाय जितने भी माउंटेन्स हिल्स होते थे वहाँ पे लेकर जाते थे फीडिंग के लिए। एंड एवरी डे जब वो रिटर्न लेकर आते थे, रोज रात को बकरियां बहुत ट्रैवल करने की वजह से थक जाती थी और सो जाती थी। बट वो जो 9th सेंचुरी वाला जो टाइम आया, उस टाइम पे जब ये दिन आया जिस दिन कॉफी को डिस्कवर किया गया या फिर कॉफी पता चली लोगों को, कल्दी एक इथोपियन हाई अल्टीट्यूड वाले हिल पर गया था अपनी गोट्स को लेके, एंड वहां पर बकरियों ने कुछ बेरीज खाई। बट उसे उस टाइम पे पता नहीं था कि ये बेरीज बाद में क्या अफेक्ट करने वाली है। तो वो रिटर्न घर आया नॉर्मली एज यूजुअल, उनका जो डेली का जो वो स्केड्यूल होता था उस तरीके से रिटर्न घर आया। एंड उस दिन जब रात को वो सो रहे थे, बट उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मेरी बकरियां जो डेली हमारे पहले सो जाती है, वो आज सो नहीं रही है। तो उस टाइम पे ऐसा था कि उसने उसकी वाइफ को बताया कि बकरियां आज सो नहीं रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एंड यहाँ वहाँ जंप एंड ऑल डांस वगैरह चल रहा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो उसने नोटिस किया कि कल जहाँ पे मैं जिस एरिया में लोकेशन पे मैं गया था, वहाँ पे उन्होंने कुछ तो ऐसा खाया होगा जिस वजह से इन्हें इतनी एनर्जी आई। तो सेम प्लेस पर रिटर्न नेक्स्ट डे वो लेकर जाता है, एंड वहाँ पे वो ध्यान देता है कि बकरियाँ कौन सी बेरीज खा रही है। एंड वहाँ पे उस टाइम पे उसे रेड कलर की चेरी जो है वो दिखी, तो उसने वो चेरीज को साथ में लिया एंड रिटर्न एज यूजुअल जैसे वो घर आता है, वो घर आया एंड अपनी वाइफ को उसने बताया कि कल हमारी जो बकरियां इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक हो गई थी ना, वो इस बेरीज की वजह से। एंड इस बेरी के अंदर एक ऐसा कुछ चीज़ है जिससे कि इंसान के अंदर एक एनर्जी आ जाती है। तो उस टाइम पे ऑफ कोर्स कोई भरोसा नहीं करता, बिकॉज अगर हमें भी कोई बोले कि इसके अंदर कोई जादुई चीज़ है तो हम भरोसा नहीं करेंगे। तो सेम रिएक्शन उनकी वाइफ का था। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ भी कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि मुझे पता है बिकॉज मैंने ये अपनी आंखों से देखा है। तो वो चीज़ प्रूव करने के लिए जंगल में गए। एंड 9th सेंचुरी में आपको पता होंगे साधु संत जो होते थे वो तपस्या करने के लिए जंगल में केव्स में बैठते थे।
तो वो वहाँ जाकर वो सन्यासी या साधु जो थे उनके पास जाकर उन्होंने ये बेरीज को उन्हें बताया। तो सेम जैसे क्वेश्चन का आंसर उनकी वाइफ ने दिया, सेम आंसर उन्होंने भी दिया कि अगर ये बेरीज हम खाए और हमें अगर कुछ अ, उसमें कुछ पॉइजन हुआ या कुछ भी तो हम मर सकते हैं, तो हम अपने लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकते, तू पागल हो गया, ये कोई भी फालतू चीज़ है। तो उन्होंने उस टाइम पे ये फोर्स कर रहे थे कि सच में जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। तो उस टाइम पे हम कोई जबरदस्ती करता है तो हम जस्ट हाथ ये कर लेते हैं, तो वैसे उन्होंने हाथ झटका एंड उस टाइम पे वो जो कटोरी के अंदर जो कॉफी चेरीज थी वो उड़ के नीचे गिरी एंड वहीं पे कॉफी, वो ही पार्ट था जहाँ पे कॉफी क्या है वो उन्हें पता चली। बट उस टाइम पे कॉफी नाम नहीं था, बट उस टाइम पे उन्हें वो बेवरेज पता चला। तो उस टाइम पे सिनारियो ऐसा हुआ, जो साधु संत होते थे वो जंगल में तपस्या करते थे, राइट। तो उस टाइम पे जंगल में वाइल्ड एनिमल्स होता है, तो वो पास नहीं आने के लिए वहां पे बोन फायर लगाया जाता है। तो साइड में लगा हुआ था। जब उन्होंने बीन्स को चेरीज को ऐसे थ्रो किया तो उस टाइम पे कुछ चेरीज वो आग के अंदर जाके गिरी एंड उनका कन्वर्सेशन चल ही रहा था। उतने में एक अरोमा जो है ना वो पूरे केव्स एंड वो फॉरेस्ट वाले एरिया में फैल गया। तो वो अरोमा सी, अगर आप कैफेज में जाओगे कॉफी ग्राइंड होती है ना, तो एक अरोमा आता है, वो इतना ज्यादा अच्छा होता है कि मतलब आप अरोमा से ही आप में एक एनर्जी आ जाती है। सेम वहां पे हुआ एंड वो बोले कि इसका अरोमा इतना औसम है जिससे कि स्मेल करते ही एक एनर्जी जो है वो जनरेट हुई हमारे बॉडी के अंदर, मतलब ये हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो उन्होंने वो जो बॉर्न चेरीज थी उन्हें बाहर निकाला एंड अब क्वेश्चन था कि हम इसे कंज्यूम कैसे करें, बिकॉज खाने के लिए तो वो बहुत ज्यादा हार्ड थी। तो उन्होंने पानी में डाला, बट पूरी वो कॉफी चेरी को अगर डायरेक्टली पानी में डालोगे तो कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, बिकॉज चेरी जो होती है आउटर लेयर जो होता है उसका वो एक बहुत मल्टीपल लेयर्स के बाद चेरी बनता है। सो बेसिकली चेरीज के अंदर मल्टीपल लेयर्स होते हैं 5, उसके अंदर बीन होता है। सो कुछ इम्पैक्ट हुआ नहीं। तो उस टाइम पर जो कल्दी थे उन्होंने साइड में जो पत्थर रखे हुए थे उससे उसे क्रश किया, मतलब तोड़ा। तोड़ने के बाद जो पाउडर पाउडर थोड़ा सा हल्का सा क्रश कॉफी बीन्स जो थे वो उन्होंने पानी में डाले। और जब वो पानी में डाले तो पानी का कलर जो है ऑटोमेटिकली ब्लैक होने लग गया। तब उन्हें पता चला कि अब कुछ तो कंटेमिनेशन अंदर हो रहा है पानी के साथ में इसका। तो उन्होंने उसे फर्स्ट ट्राई किया। ट्राई करने के बाद में उन्हें वो एनर्जी, जैसे कि हम लोग एस्प्रेसो शॉट ट्राई करते हैं ना, तो हमें एक एस्प्रेसो शॉट कंज्यूम करते ही एक एनर्जी बॉडी में हिट हो जाती है। सेम वैसे उन्हें उस टाइम पे हुआ एंड वो जब हुआ उसके बाद उन्होंने देखा कि ये बेवरेज कंज्यूम करने के बाद हमारे अंदर जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो इतनी ज़्यादा औसम है कि मतलब जहाँ पे वो साधु संत बिना खाए सिर्फ पानी के ऊपर 2 दिन तपस्या कर पाते थे, थर्ड डे उन्हें कुछ ना कुछ फ्रूट्स या कुछ लगते ही थे खाने के लिए, बट विदाउट कुछ खाए वो 15 दिनों तक कॉफी की वजह से तपस्या करने लग गए। ओ, तो उन्हें पता चला कि कॉफी एक ऐसा बेवरेज है जो कि एक बार कंज्यूम कर ले पानी में डाल के, पानी पीने के बाद वो 2 दिन तक बिना खाए पिए रह सकते, बिना कुछ खाए। बट कॉफी कंज्यूम करने के बाद अभी भी आप एक कप ब्लैक अमेरिकानो पी लोगे ना तो आपको दोपहर का खाना नहीं जाएगा, ना ही इवनिंग का स्नैक्स, बिकॉज वो इतना हैवी कर देता है बॉडी को। तो उस टाइम पे उन्होंने वो सारी चीजें ट्राई की एंड उन्हें उस टाइम पे ये बेवरेज पता चला। तो ये हो गई कॉफी वर्ल्ड में कहाँ मतलब डिस्कवर हुई, राइट। अब जैसे कि हम इंडिया की तरफ आते हैं, अब मतलब आपका जैसे कि आपने कहा था, क्वेश्चन मैंने पूछा था कि कॉफ़ी कहाँ पे डिस्कवर हुई होगी, आपने कहा था इंडिया। सो बेसिकली इंडिया में अभी ये जो हमने स्टोरी सुनी वो थी कॉफ़ी वर्ल्ड में कहाँ डिस्कवर हुई, ये इथियोपिया में हो रहा था। यस, बट अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट तो इंडिया का है, जो कि इंडिया के लिए भी एक अलग स्टोरी है, हिस्ट्री है। ये स्टोरी नहीं है, ये हिस्ट्री है, जो कि हम अभी एज अ स्टोरी बताते हैं हमारे कस्टमर्स क्लाइंट्स को। सो जैसे कि कल्दी थे जिन्होंने डिस्कवर की कॉफ़ी पूरे वर्ल्ड में, सेम हमारे इंडिया में
आप अगर बाबा बुदान को जानते रहोगे, बाबा बुदान नाम आपने सुना होगा। बाबा बुदान जो थे वो एक मॉन्क थे, साधु थे। मतलब मुस्लिम जो लोग होते हैं वो हज यात्रा करते हैं। तो बाबा बुदान जो थे वो हज यात्रा करने के लिए, ये जो पार्ट है, अब देखो 9th सेंचुरी में कॉफी वर्ल्ड में डिस्कवर हुई, राइट? बट कॉफी इंडिया में 16th सेंचुरी के एंड में आई। ओके। सो 9th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी, उसके बीच में आपको क्वेश्चन आया होगा या फिर नहीं आया होगा, तो मैं बताता हूँ। 9th से 16th सेंचुरी के बीच में कॉफी, इथोपिया अगर देखोगे तो अरेबियन कंट्रीज से बहुत पास है इथोपिया। सो सऊदी अरेबिया एंड इथोपिया ज्यादा दूर नहीं है। दूर नहीं है। इफ सी वे से अगर हम देखें तो वो बहुत पास है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, 9th सेंचुरी के बाद कॉफी लोगों को पता चलने लगी उस टाइम पे वहां के। बट 16th सेंचुरी तक कॉफी बीच में कहाँ पे रुकी थी, वो था अरेबियन कंट्रीज। ओके। सो अरेबियन कंट्रीज में उस टाइम पे राजा लोगों का बहुत ज्यादा ये चलता था। मतलब अभी भी अगर सऊदी साइड में देखोगे तो प्रिंस एंड किंग वो सब चलता रहता है। तो वैसे वहां पे राजा लोगों का बहुत मतलब होता है ना, ये एरिया मुझे अगर अपने अंडर में करवाना है तो मुझे वॉर करने पड़ते थे। वो सारी चीजें। आपको हिटलर की स्टोरी पता होगी। हिटलर को पूरा जो भी अपने अंडर में करवाना था, इसलिए वो एक उसकी सेना क्रिएट कर रहा था एंड उनको लड़ने के लिए इंजेक्ट कर रहा था एक स्टेरॉइड्स वगैरह, जिससे कि वो दिन रात लड़ पा रहे थे। सेम सिनारियो यहाँ पे हो रहा था। जो राजा थे उस टाइम पे 9th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी के बीच में, वो अपना जो वॉर होते थे उसमें जो उनके सेना होती थी या सोल्जर्स होते थे उनके, वो जितने मतलब उनकी कभी भी वॉर्स स्टार्ट हुआ है तो वो ज्यादा टाइम तक नहीं लड़ पाते थे। या फिर अगर होल डे अगर वॉर हो रहा है तो रात में अगर कुछ कोई अटैक कर रहा है तो वो बहुत थके हुए होते थे। तो उस टाइम पे वो रिटर्न वॉर के लिए जा पाए उतनी कैपेबिलिटी उनमें नहीं थी। तो उस टाइम पे इथोपिया में जो बेवरेज हो रहा था उस टाइम पे कॉफी का, ये अरेबियन कंट्रीज को पता चला। तो उन्होंने वहां से सोर्सिंग अपने यहाँ पे किया एंड वहां से फिर उन्होंने अपने यहाँ पे सोर्सिंग करके उन्होंने ये देखा कि ये अभी तक किसी को पता नहीं है ये बेवरेज के बारे में। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो पर्टिकुलर बेवरेज है ये हमारे मतलब खुदा ने या फिर हमारे भगवान ने हमारे कंट्री को दिया हुआ एक वरदान है। तो ये अब जो भी प्रोडक्ट है या फिर जो भी फ्रूट है, इसे हम कोई और कंट्रीज को नहीं देंगे। ओके, जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। बिकॉज ऐसे होता है ना कि ये मैंने इन्वेंट किया है तो ये किसी और के नाम पर। सो बेसिकली अभी हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं मेरे नाम पर। सो बेसिकली कॉपीराइट्स वगैरह कोई भी ये कर सकता है। वैसे तो किसी के पास जाने नहीं देंगे, बिकॉज अगर ये किसी और के पास गया तो सेम जो फोर्स को मैं डोज दे रहा हूँ एंड वो लड़ पा रहा है, वो सामने वाला भी यूज करेगा एंड हम इक्वल लेवल पे आ जाएंगे। तो किसका सोल्जर या फिर किसकी टीम ज्यादा पावरफुल होगी हम नहीं अज्यूम कर सकते। उस टाइम पे उन्होंने वही कॉफी को अपने सोल्जर्स को कंज्यूम कराना स्टार्ट किया। तो वहां पे उन्होंने देखा कि अगर सुबह का वॉर खत्म भी होता है तो रात को अगेन कॉफीज अगर उन्हें सर्व करे एंड कॉफी पीने के बाद रिटर्न रात को भी वॉर्स होते थे तो वो रिटर्न वो वॉर के लिए रेडी हो जाते थे। बिकॉज वो एक एनर्जी जो है बर्न करती थी कॉफी। तो उन्हें वो चीज का पता चल गया था। वैसे ही सऊदी अरेबिया में 16th सेंचुरी तक ये चलते रहा। 16th सेंचुरी के एंड में जब बाबा बुदान जो थे वो हमारे यहाँ से इंडिया से हज यात्रा के लिए सऊदी गए थे एंड वहां से सऊदी से जब रिटर्न हो रहे थे, रिटर्न होने के टाइम पे उन्होंने यमन करके पोर्ट है, वो सबसे फेमस पोर्ट है वहां का सऊदी का। तो यमन पोर्ट के ऊपर वो वहां पे रुके थे बिकॉज वो रिटर्न होते वक्त बाय शिप रिटर्न होने वाले थे। तो यमन पोर्ट पर जब आए तो उस टाइम पे उन्होंने देखा, जैसे कि हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि इनके पास ये कॉफ़ी है, उनके पास वो फूड है। वैसे ही पोर्ट के नियर बाय शॉप्स थे एंड शॉप में ब्लैक कलर का एक बेवरेज सर्व हो रहा था बहुत ज़्यादा एंड लोग वही कंज्यूम कर रहे थे।
तो उन्होंने एक शॉपकीपर को पूछा कि ये कौन सा बेवरेज है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम किया जा रहा है तुम्हारे यहाँ पे। तो वो जो कॉफ़ी की जो हिस्ट्री है या फिर कॉफ़ी का जो एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होता है, वो सारी चीज़ें शॉपकीपर ने उन्हें एक्सप्लेन की। तो उन्हें आइडिया कि अगर ये बेवरेज या ये प्रोडक्ट जो है वो अगर अदर कंट्री में कोई लेकर जाए तो वो बताते कि हमारे यहाँ पे हमारे जो मेन है, उन्होंने उस टाइम पे लॉ ये किया था, अगर कोई भी कॉफ़ी स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया, रॉ कॉफ़ी चेरीज हम रोस्ट करके आपको देंगे, आप हमसे बाई करो, हम रोस्ट करके देंगे, बट रॉ कॉफ़ी चेरीज अगर कोई स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया तो उसे वहीं पे ख़त्म कर दो। ये उस टाइम पे रूल था या फिर वहां का लॉ था। हाँ हाँ। तो बाबा बुदान को ऐसा था कि मतलब फिर वो शॉपकीपर बताता है कि कोई लेकर जा ही नहीं सकता। तो एक इंडियन होता है ना, इंडियन में बहुत गट्स होता है कि ये चीज नहीं कर तो सकता ना, मैं तो करूंगा। हाँ। तो बाबा बुदान ने सेम चीज उनके माइंड में आई कि ये बेवरेज इनके यहाँ पे इतना पावरफुल एंड इतना ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कर रहे हैं बिकॉज उसकी कुछ तो बेनिफिट्स होंगे करके इतने ज्यादा इसमें, और उसे स्मगलिंग के लिए भी मना किया गया है। मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर इनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद प्रोडक्ट है। तो मैं अगर इसे इंडिया लेकर जाऊँ तो इंडिया में एक अलग मतलब कहते हैं ना जोन क्रिएट हो सकता है, या फिर एक अलग नया कुछ ऐसा इंडिया को मिल सकता है जो कि इनके पास है। तो बाबा बुदान ने सोचा कि हम इसे इंडिया लेकर जाते हैं, बट लेकर कैसे जाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये था। तो उसका तो स्मेल वेल भी आता है तो इजीली समझता भी है। सो उन्होंने क्या किया, रॉ चेरीज होंगी ना तो स्मेल नहीं आएगा। रॉ चेरी को एक फ्रूट का, कैसे रॉ फ्रूट का अच्छा फ्लेवर या फिर अरोमा नहीं होता। अगर रॉ फ्रूट कोई भी ले तो उसमें उतना ज्यादा अरोमा नहीं आता, हाँ। जितना वो राइप होने के बाद में आता है। ओके। तो सेम उन्होंने चेरीज को, बाबा पोटली बांधते हैं, हाँ हाँ बाबा लोगों की पोटली होती है एक तो यहाँ पे एंड यहाँ पे। तो उन्होंने पहले वो रॉ चेरीज वहां से लेकर अपने पोटली में रखी। बट जब पोटली में रखी तो जब शिप में एंटर कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि मेरे आगे 100 लोग हैं, बट हर किसी को प्रॉपर चेकिंग के साथ ही अंदर एंटर करवा रहे हैं। अब यहाँ पे जो मैंने चेरीज रखी हुई है वो अगर मुझे चेकिंग के टाइम में मैं पकड़ा गया तो मैं यहीं पे खत्म हो जाऊंगा, मैं इंडिया में लेकर ही नहीं जा सकता। तो उन्होंने सोचा कि, और ऑब्जर्व किया उन्होंने, सबसे पहले उनका मेन जो ये था कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि गार्ड्स कहाँ कहाँ चेक कर रहे हैं। तो देखा कि उन्होंने गार्ड्स बालों को और दाढ़ी को चेक ही नहीं कर रहे, बाकी सारी चीजें वो चेक कर रहे थे। तो उनके लिए वो प्लस पॉइंट था कि उन्होंने वो ऑब्जर्व किया, बिकॉज यूजुअली लोग क्या करते हैं, कुछ चेकिंग के मारे, डर के मारे फेंक देते हैं या तो फिर छोड़ते हैं कि नहीं बाबा मुझे नहीं करना ये। बट उन्होंने वो चीज प्रॉपर ये की कि किसी का भी बियर्ड एंड हेयर्स ये नहीं हो रहे चेकिंग, बाकी सारी चीजें चेकअप हो रही है। तो बाबा लोगों की दाढ़ी होती है एंड जो मॉन्क होते हैं उनकी तो दाढ़ी बड़ी बड़ी होती है। उस टाइम पे जो दाढ़ी होती है वो रफ भी होती है, अगर आपको पता हो तो उन्होंने क्या किया, वो चेरीज को अपनी दाढ़ी के अंदर डाला चेकिंग से पहले। तो वो जब गए तो वो चेकिंग वगैरह हो गया एंड जैसे चेकिंग होकर उन्हें एंटर करने दिया, वहीं पे वो इतना ज्यादा रिलैक्स हो गए कि मतलब होता है ना कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मतलब गलत नहीं है, ये हमारे कंट्री के लिए अच्छा है, बट उनके कंट्री के रूल्स के हिसाब से ये गलत है। बट उन्होंने वो एंटर किया एंड सेफली जैसे ही शिप वहां से निकला, मैसूर पोर्ट पे आके रुका। वहां पे जब वो हमारे इंडिया में एंटर किया, उसके बाद में कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी इंडिया में आई वो भी 1670 में, जो कि 16th सेंचुरी के एंडिंग में। सो ऑलमोस्ट कॉफ़ी प्लांटेशन अगर इंडिया में हुआ था, हम 17th सेंचुरी से स्टार्टअप हुआ ऐसे बोलते हैं, बिकॉज 16th सेंचुरी के एंडिंग में तो वो यहाँ पे आए। बट वो फार्मिंग एंड ऑल वो सारी चीज़ें जो है वो उसे आइडेंटिफाई करना, बिकॉज कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी नॉर्मल 0 ग्राउंड लेवल पे नहीं ग्रो होती। कॉफ़ी का एक अल्टीट्यूड लेवल होता है जो कि प्रीमियम कॉफ़ीज, जैसे कि कॉफ़ी की स्पीशीज होती है अराबिका, रोबस्ता, ये 2 मेन स्पीशीज है जो कि अभी यूजुअली हर एक मार्केट में या फिर हर एक कैफेज में यूज होती है। एंड थर्ड एक है जो कि पी बेरी,
जिसे हम बहुत ज़्यादा कॉस्टली और बहुत ज़्यादा रेयर होती है वो, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं, बिकॉज वो भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है या फिर एक अच्छी चीज़ है जो कि आपको कॉफ़ी में पता चलेगी कि उसके पीछे भी एक स्टोरी थी। मतलब हम ऐसे ये नहीं बोल सकते कि किसी ने इन्वेंट किया उसे वो प्रोसेस को, बट उसके पीछे भी एक स्टोरी है जो कि हम देखते आगे। सो बाबा बुदान ने उस टाइम पे चंद्रगिरी हिल्स मैसूर में था, जिसे अभी मैसूर को कर्नाटक नाम दिया गया है, एंड चंद्रगिरी हिल्स को बाबा बुदानगिरी हिल्स नाम दिया गया है। अगर आप कभी कर्नाटक में जाओगे तो वहां पे बाबा बुदानगिरी हिल्स करके हिल है, जो कि पहले चंद्रगिरी हिल्स था। वहां पे बाबा बुदान जो उनका मेन घर था, वहां पे उन्होंने कॉफी प्लांटेशन किया, एंड वो पूरा प्लांटेशन अगर आप जाओगे अभी भी तो बाबा बुदानगिरी हिल्स पे उनका पूरा एक सेटअप है जहाँ पे आप कॉफी एक्सपीरियंस कर सकते हो। मतलब आपको कभी भी जाना हो कि कॉफी समझना है या फिर कॉफी को जानना है, तो आप वहां जाकर वो पूरा एक्सपीरियंस ले सकते हो कि कॉफी हार्वेस्टिंग कैसे होता है, कॉफी का एक्चुअल प्रोसेसिंग क्या होता है, आफ्टर प्रोसेसिंग हम उसे किस तरीके से रोस्ट करते हैं, रोस्टिंग के बाद में देन सप्लाई करते हैं, ये सारा प्रोसेस एंड ऑल एवरीथिंग जो कि है वो वहाँ पे सेटअप है। तो बहुत सारे लोग अभी वहाँ पे एज अ एक इंडस्ट्रियल विजिट्स होता है, उसके लिए भी लोग जाता है। ये इसलिए बिकॉज बहुत सारे लोगों को इंडस्ट्रियलिस्ट जो होता है उन्हें नया बिजनेस स्टार्टअप करना होता है, तो कुछ डीप नॉलेज चाहिए होता है। तो वो कैसे हम ले पाए, तो पर्टिकुलरली वो जब हम लाइव देखते हैं तब वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं जितना हम कोई वीडियोस या फिर कम्युनिकेशन के थ्रू नहीं समझ पाते। तो वही चीज़ थी। तो ये थी कॉफ़ी की हिस्ट्री, जो कि कॉफ़ी वर्ल्ड में कहाँ पे डिस्कवर हुई एंड देन इंडिया में कौन लेकर आया। राइट। एंड यस आपने बोला कि कॉफी बिटर नहीं होती, यस। तो एक जैसे मान लो इफ आई हैव टू आस्क कि एक अच्छी कॉफी किसे कहते हैं? सो एक अच्छी कॉफ़ी जस्ट ब्लैक कॉफ़ी। अब कॉफ़ी को जैसे कि कॉफ़ी ब्रू करने के बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि एस्प्रेसो मशीन हो गया, मैनुअल ब्रूज भी है अभी के इसमें, जो कि होम ब्रूइंग इक्विपमेंट्स है, जो कि यूजुअली जो लाख 1.5 लाख का मशीन बाय नहीं कर सकता वो यूजुअली घर पे 1,500-2,000 का या 800-900 का फ्रेंच प्रेस, एरोप्रेस, पोर ओवर, वो सारी चीज़ें बाई करके घर पे ब्रू कर सकता है। कॉफ़ी की सबसे ज़्यादा मेन जो अच्छी चीज़ ये है कि आप कभी भी कॉफ़ी को पर्टिकुलर कोई सिंगल स्टेट कॉफ़ी है उसे आप कभी ये नहीं बोल सकते कि ये बिटर है। ये इसलिए बिकॉज वो कॉफ़ी अगर आप एस्प्रेसो मशीन में ट्राई करोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा बोल्ड एंड बिटर फ्लेवर आएगा। वही आप अगर पोर ओवर में ट्राई करोगे तो आपको वो थोड़ा स्वीटर साइड लगेगा, टैंगी, सिट्रसी एंड थोड़ा सा सार टेस्ट आएगा। एरोप्रेस में ट्राई करोगे फ्लेवर्स चेंज, फ्रेंच प्रेस में ट्राई करोगे फ्लेवर चेंज, मोका पॉट में ट्राई करोगे फ्लेवर चेंज। सो बेसिकली कॉफ़ी एक ऐसा बेवरेज है जिसे समझने के लिए आपको बहुत इन डिटेल या डीप में जाना पड़ेगा, तब जाके आप कॉफ़ी को समझ पाओगे। बिकॉज एक पर्टिकुलर सिंगल स्टेट कॉफ़ी को मैं अलग अलग इक्विपमेंट्स में ट्राई करूँ, आपको मैं एस्प्रेसो दूँ तो आपके फ्लेवर नोट्स जो आएंगे पैलेट पर वो अलग होंगे। सेम बीन्स को मैं किसी और को पोर ओवर में ट्राई कर रहा हूँ, उसके फ्लेवर नोट्स अलग होंगे। तो आप और वो आप दोनों को पता नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि जस्ट ये सिंगल पैकेट है जो कि दोनों हम कंज्यूम कर रहे हैं, बट मेरा इक्विपमेंट अलग है, आपका अलग है। आपको वो बहुत ज़्यादा बोल्ड एंड बिटर लग रही है, उन्हें जो भी पर्टिकुलर पर्सन होगा जो पोर ओवर कंज्यूम कर रहा है उसे माइल्ड लग रही है। बट उस टाइम पे क्वेश्चन नहीं आता आपको कि ऐसा क्यों। मतलब मुझे बिटर लग रही है, जो कॉफ़ी उन्हें माइल्ड लग रही है वो उन्हें मुझे बिटर लग रही है, ये क्यों होता होगा। सो कॉफ़ी में जब कॉफ़ी प्लांटेशन होता है तो कॉफ़ी का एक अल्टीट्यूड लेवल सेट होता है। कॉफ़ी के लिए मॉइस्चर, अल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर, ये 3 चीज़ें बहुत मैंडेटरी होती है। वो अगर ना मिले तो कॉफ़ी प्रॉपर एंड परफेक्ट मतलब ग्रो ही नहीं हो सकती। सो उसके लिए एक लेवल सेट किया हुआ है, जैसे कि ग्राउंड वाटर लेवल जो होता है वहां से लेके 800 फीट तक रोबस्टा कॉफी ग्रो होती है, एंड 1000 एंड अबव
अराबिका कॉफ़ी ग्रो होती है. सो अराबिका कॉफ़ी जो होती है वो प्रीमियम कॉफ़ीज या स्पेशलिटी कॉफ़ी में काउंट करता है. बिकॉज कैसे होता है ना, ग्राउंड लेवल से लेके हाई अल्टीट्यूड लेवल तक कॉफ़ी जो वाटर सप्लाई होता है वो बहुत स्लो एंड बहुत फाइनली होता है, बिकॉज वो हाई अल्टीट्यूड पे है. तो उस वजह से उसके फ्लेवर्स जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल, जैसे कि हम बोल सकते हैं नटी होता है या फिर थोड़े बहुत ज़्यादा फ्रूटी होता है. बट जो रोबस्ता कॉफ़ी जो होती है उसके जो फ्लेवर्स होता है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड एंड बिटर साइड जाता है, बिकॉज रोबस्ता लो अल्टीट्यूड पे ग्रो होता है एंड सबसे ज़्यादा कैफीन जो होता है वो रोबस्ता में होता है. ओके. सो बेसिकली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें अराबिका कॉफ़ीज़ कंज्यूम करनी बहुत पसंद है या फिर हम अराबिका करते हैं. तो इसका पीछे का रीज़न ये है कि लोग जो कैफीन ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं वो लोग अराबिका कॉफ़ीज़ को पसंद करते हैं, एंड जो कैफीन के साथ ओके है वो लोग रोबस्ता. बट अभी क्या हो गया मार्केट में, पहले इंडियन या फिर बॉम्बे का जो क्राउड था उन्हें, अभी अगर मैं बताऊँ सच तो इंडिया पहले कॉफ़ी के लिए जाना ही नहीं चाहता था, कॉफ़ी के लिए बाद में जानने लगा. पहले इंडिया मतलब टी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा टी फेमस था. फेमस है इंडिया में, हाँ, पहले से. एंड टी ऐसा था कि विदाउट टी लोगों को चलता ही नहीं था. मतलब एक एडिक्शन हो गया था टी को लेकर. बट जब टी को लेकर एडिक्शन हुआ उस टाइम पे टी कोई भी ब्लैक नहीं कंज्यूम करता था. हर किसी को मिल्क, उसके अंदर इलायची एंड शुगर. विदाउट शुगर विदाउट इलायची कोई टी कंज्यूम ही नहीं करता था विदाउट Right. मिल्क. तो इंडियन पैलेट को हैबिट हो गई थी विथ मिल्क कंज्यूम करने की. बट ये कॉफी एक ऐसा बेवरेज है जो कि आपको विदाउट मिल्क ही कंज्यूम करना है. अच्छा, यू आर सेइंग कॉफी आइडियली विदाउट मिल्क लेना चाहिए. यस यस मिल्क नहीं डालना चाहिए उसमें. यस विदाउट मिल्क. Okay. सो ये इसलिए बिकॉज अगर आप कॉफी के फ्लेवर्स है राइट, कॉफी के फ्लेवर्स जो है वो मुझे विदाउट मिल्क अच्छे से टेस्ट करने मिल रहा है. बट अगर मैं उसमें मिल्क ऐड करूँ तो मिल्क ओवर पावर कर देता है, फ्लेवर्स को डाउन कर देता है. एंड मिल्क का जो मिल्क के अंदर फैट होता है, प्रोटीन, और फिर उसके बाद में वाटर भी होता है मिल्क में एंड शुगर भी होता है. तो जब मैं हॉट करूँ मिल्क को, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है मिल्क फ्रॉथ होता है, शुगर जो होती है वो कैरेमलाइज होनी स्टार्ट होती है एंड ऑटोमेटिकली स्टीम फ्रॉथ किया हुआ मिल्क है ना आपको नॉर्मल मिल्क से थोड़ा स्वीटर साइड लगेगा. ओके. कभी हाँ, ये इसलिए बिकॉज मिल्क के अंदर जो शुगर होती है वो कैरेमलाइज होना स्टार्ट होता है टेम्परेचर बढ़ने के बाद. उस वजह से मैं स्वीटर साइड लेकर जाता था. तो अगर एक्चुअल कॉफी के जो फ्लेवर्स है उसमें फ्रूटी फ्लेवर्स आ रहे हैं तो फ्रूट टैंगी होता है, स्वीटर साइड होता है एंड हल्का सा बिटरनेस भी आ जाता है उसमें. तो वो अगर फ्लेवर्स आपको विदाउट मिल्क मिल रहा है या फिर ट्राई करने मिल रहा है तो आप उसमें मिल्क ऐड करके वो फ्लेवर्स को क्यों हटा रहे हो. एंड इनफैक्ट लोगों को ये तक नहीं पता कि कॉफी पैकेट अगर आप देखोगे तो कॉफी पैकेट के ऊपर उसका ब्रांड नेम, नीचे वो बीन्स कौन से स्टेट से आया हुआ है, उसके नीचे उसका रोस्ट डेट होता है, अल्टीट्यूड लेवल, उसका रोस्ट लेवल, रोस्ट प्रोफाइल क्या है, एंड अगेन उसके पीछे नीचे जस्ट लिखा हुआ होता है फ्लेवर नोट्स. ओके. तो अगर आप कभी कोई भी कैफेज में जाओगे तो वहाँ पे फ्लेवर नोट्स में स्वीट, बिटर, फ्रूटी, कैरेमल, रोस्टेड आलमंड, देन टॉफी, वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, ये जो फ्लेवर्स आते हैं राइट. अब ये फ्लेवर्स कैसे आते होंगे आपको आइडिया है? नो आइडिया एट ऑल. नहीं, एज अ कस्टमर आप मेरे पास आओ और आप मुझे बोल दो कि मुझे तो मतलब चॉकलेट वाली कॉफी चाहिए, तो ऐसा लगेगा कि कॉफी में चॉकलेट वो सेपरेटली बाहर से डालता है. यस. हर कोई मैं जब ब्यूटोकॉइन में था तब हर किसी के यही क्वेश्चंस थे कि सर मुझे चॉकलेट वाली कॉफ़ी दे दीजिए, मुझे आलमंड वाला रोस्टेड आलमंड कॉफ़ी चाहिए, मुझे वाइट चॉकलेट वाला कॉफ़ी चाहिए. मैंने बोला कि ये वाइट चॉकलेट वाला कॉफ़ी क्या होता है? उन्होंने बोला कि वो एड ऑन किया हुआ होता है ना उसमें. मैंने बोला कैसे एड ऑन करते हैं? तो नहीं मतलब वो बीन्स को वाइट चॉकलेट के साथ में उसे फर्मेंट करके रखते हैं एंड देन उसे रोस्ट करके. मैंने बोला ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो उस टाइम पे मैंने बोला कि तब जाके मैंने कस्टमर्स को एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट किया एंड एजुकेट करना स्टार्ट किया
कि ये जो फ्लेवर नोट्स कॉफी बीन्स के पैकेट्स के ऊपर होता है, कभी भी वो फ्लेवर नोट्स कॉफी में एड ऑन्स किए हुए नहीं होते। ओके। सो बेसिकली कॉफी ग्रो होती है, हार्वेस्टिंग वाला जब पार्ट आता है, तो हार्वेस्टिंग प्लांटेशन वाला पार्ट आता है। प्लांटेशन के पार्ट में क्या होता है, कॉफी हाई अल्टीट्यूड पे ग्रो करता है। तो हाई अल्टीट्यूड मींस जब कॉफी का जो ये होता है, प्लांटेशन वाला टाइम होता है, टाइम पीरियड, वो मार्च से होता है। अभी मार्च में कॉफी प्लांटेशन स्टार्ट हो गया। मार्च से लेके नवंबर एंडिंग तक 9 मंथ्स तक का जो पीरियड होता है, उसमें कॉफी ग्रो होती है। अराबिका 9 मंथ्स एंड रोबस्ता 6 मंथ। सो रोबस्ता नॉर्मली अगस्त या सितंबर में उसका ये नॉर्मली हार्वेस्टिंग हो जाता है। बट अराबिका कॉफीज का जो होता है हार्वेस्टिंग, वो सीजन नवंबर एंडिंग में आता है। तो इन 9 महीने को बीच में कॉफी को समर एंड रेनी सीजन, ये दो सीजन्स का सामना करना पड़ता है। अब अगर देखोगे बहुत ज्यादा हीट बढ़ गई तो प्लांटेशन जो है वो ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने की वजह से सूख के वो खराब हो सकता है, या फिर कॉफी ग्रो ही नहीं होगी बिकॉज वो सूख गया है, राइट। सेम रेनी सीजन में बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से एंड बहुत हवा चलने की वजह से प्लांटेशन डैमेज हो सकता है। सो ये दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए कॉफी को शेड ग्रोन किया जाता है। शेड ग्रोन मीन्स, अगर शेड ग्रो मैं कहूँ तो मतलब क्या माइंड में आता होगा आपके? अगेन ऐसे बहुत बड़े बड़े शेड्स लगाए हैं जिसके नीचे, या फिर ऐसे ग्रीन हाउस बनाया है। कौन से शेड्स? अगर मैं लाइक अ ग्रीन हाउस जो होता है ना, जिसके अंदर कॉफी ग्रो करते हैं, तो वो एक टाइप का शेड ही हो गया। बट वो मैनुअल शेड हो गया, राइट? ये मैनुअली आपके माइंड में ये आया कि मैनुअल शेड था। बट कॉफी शेड ग्रोन में जो ग्रो करता है वो मैनुअल शेड्स नहीं होते। अच्छा, दूसरे प्लांट्स लगाते हैं। दूसरे प्लांट्स जो होते हैं बड़े बड़े, उनके नियर बाय उसे प्लांट किया जाता है। सो अभी अगर आम का पेड़ है या फिर एप्पल, पियर, पेरू या गुआवा वगैरह जो कुछ भी है, वो पेड़ों के बीच में कॉफी का प्लांटेशन ज्यादा हाइट में बड़ा नहीं होता, 6 to 7 फीट। ओके। मतलब नॉर्मली हमारी हाइट से थोड़ा 1-2 फीट ज्यादा होगा, उतनी हाइट का होता है। तो मैंगो ट्रीज, पियर, पेरू, एप्पल, वो सब के प्लांटेशन पेड़ों के नीचे अगर मैं कॉफी को प्लांट करूँ, तो उस सराउंडिंग एरिया का जो सॉइल होता है, उसमें ऑलरेडी मैंने एप्पल का फार्मिंग किया हुआ है। तो वो सॉइल्स में उसके फ्लेवर्स वगैरह जो वो होते हैं। ओके। तो जब मैं कॉफी को वहां पे प्लांटेशन करता हूँ, तो कॉफी जब ग्रो होना स्टार्ट होती है ना, तो उसके रूट से उसके जो फ्लेवर्स है सराउंडिंग प्लांट्स के, वो उसमें आने स्टार्ट हो जाता है। एंड जब वो फ्लेवर्स कॉफी में आते हैं, वो अगेन आइडेंटिफाई करना जो होता है, वो हर कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। सो आइडेंटिफाई करने के लिए भी एक प्रोसेस होता है, जो कि हम अभी, चलो हमने कॉफी को ग्रो कर लिया, सराउंडिंग प्लांट से हमारे पास कॉफी आ गई, उसे हार्वेस्टिंग करके हमने हैंड पिक मेथड से हमारे स्टोरेज एरिया में लाया। सो हैंड पिक मेथड इसलिए हम करते हैं बिकॉज कॉफी प्लांटेशन के लिए मशीनरीज भी है जो कि पिकअप करती है, बट मशीनरीज को अगेन हम कहे तो इंसान ने बनाया हुआ है। उसमें जो फीचर्स एड ऑन किए वो उसी को फॉलो करेगा। अभी जैसे कि कॉफी प्लांटेशन है, राइप चेरीज कौन सी है एंड अनराइप कौन सी है मुझे पता है, तो मैं राइप को ही प्लग करूंगा। बट मशीन को उतना नहीं आइडिया होता। मशीन हर कोई चेरीज को सबको उठा लेगा एंड ग्रीन चेरीज भी उसमें आ जाएगी, जो कि हमें वेस्ट करनी पड़ेगी। तो इसलिए हैंडपिक मेथड से वहाँ के जो फार्मर्स होते हैं उन्हें फार्म ओनर्स काम दे देता है। ओके। जिससे कि उन्हें भी इनकम सोर्स मिल जाता है। तो हैंडपिक मेथड से पिक करके लेकर आता है एंड उसे प्रोसेस किया जाता है कॉफी को, तो वो फ्लेवर्स वहां से आते हैं। सो प्रोसेसिंग में जो है वो फ्लेवर्स जनरेट होता है। ओके। सो बेसिकली 3 मेन प्रोसेस है। फर्स्ट नेचुरल ड्राई प्रोसेस, सेकंड वेट प्रोसेस जिसे हम वॉश प्रोसेस नाम से भी जानते हैं, एंड थर्ड सेमी वॉश्ड। सो वॉश प्रोसेस जो होता है, सबसे पहले हम ड्राई प्रोसेस देख लेते हैं। ड्राई प्रोसेस अगर मैं कहूँ तो आपके माइंड में क्या आता है? ड्राई प्रोसेस को ऐसे धूप में सुखा रहे। करेक्ट। सो अच्छा, वैसा ही है। यस क्या गुड गेस। सो कॉफी जो होती है उसे हम लेकर हमारे स्टोर एरिया में आने के बाद उसे विद इन 24 आवर्स उसे हमें प्रोसेसिंग के लिए लेकर जाना होता है। बिकॉज कॉफी चेरी जो होती है उसके लेयर्स होते हैं 5।
ऑलमोस्ट मतलब 5 लेयर हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज जो और उसमें बीच में सीड होता है एक। हाँ 2 सीड्स होते हैं। एक कॉफी चेरी के अंदर 2 सीड्स होते हैं जो कि हाफ हाफ पार्ट में होता है। ओके, फर्स्ट कॉफी चेरी का आउटर लेयर होता है। आपने कस्कारा का नाम सुना है कभी? नहीं, कस्कारा नहीं? नो आइडिया। कस्कारा टी आपने देखा रहेगा कभी? नहीं? कि मैं चाय तो पीता ही नहीं। सो कास्कारा कॉफी चेरी, कॉफी एक ऐसा प्लांट है जिसका कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं है। हाँ। कॉफी का जो ऊपर का लेयर होता है, आउटर लेयर रेड कलर का चेरी, जिसे हम ऊपर कास्कारा या आउटर लेयर बोलते हैं, वो कास्कारा रिमूव करने के बाद उसको ड्राई करके उसे टी बनाया जाता है। उलोंग टी होती है, जैसे कि टीज के लीफ होते हैं ना, वैसे ओके ओके, हाँ वैसे वो ही सुना है। कास्कारा टी होती है। हाँ, तो वो उससे बनाया जाता है। फर्स्ट जो लेयर आता है वो कास्कारा, सेकेंड आता है पल्प, जो कि उसके आउटर लेयर को स्टिक होता है। राइट। देन एक अगेन सेकेंड एक पल्पी लेयर आता है। यू नो ग्रेप्स के अंदर ऊपर का लेयर हटाएंगे तो एक पल्पी एक जेली टाइप पार्ट होता है अंदर। Right. सेम वैसा ही कॉफी चेरी के अंदर होता है थर्ड पार्ट, जिसे हम बोलते हैं म्यूसिलेज। फिर फोर्थ पे आता है हम पार्चमेंट। म्यूसिलेज रिमूव करने के बाद में पार्चमेंट होता है जो कि येलो कलर का होता है, जो कि कॉफी को कवर करता है। पार्चमेंट के बाद आता है सिल्वर स्किन। सिल्वर स्किन को रिमूव करने के बाद में हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है जो कि कॉफी ग्रीन बीन्स। ओके। सो ये कॉफी चेरी के लेयर्स है जो कि हम प्रोसेसिंग में रिमूव करते हैं। अब अगर मैं कॉफी प्रोसेस कहूँ तो कॉफी प्रोसेस एक ऐसा पार्ट है जिसमें कॉफी चेरीज के आउटर लेयर्स या फिर ऊपर के लेयर्स को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से रिमूव किया जाता है। ओके ओके। सो ड्राई मेथड होती है जिसमें अलग तरीके से रिमूव किया जाता है, वॉश प्रोसेस है उसमें अलग तरीके से रिमूव किया जाता है, एंड सेमी वॉश में अलग तरीके से रिमूव किया जाता है। ओके। तो उसमें ड्राई प्रोसेस होता है। कॉफी को हैंड पिक मेथड से पिक करके लेकर आने के बाद उसे जस्ट हम वॉश करते हैं एक बड़े से टैंक में। तो अब इसमें जब टैंक में वॉश करते हैं तो उस टाइम पे राइप चेरीज जो होती है ना वो हैवी होती है, तो वो सेटल डाउन हो जाती है टैंक में। बट जो अनराइप एंड डैमेज चेरीज होती है वो फ्लोट करती है। तो उसे फ्लोटेड चेरीज को रिमूव किया जाता है। एंड जब उसे रिमूव करता है तो इजी हो जाता है बिकॉज हमें पता है कि फ्लोटेड चेरीज जो है वो अनराइप या डैमेज है, तो मैं उसे रिमूव करूंगा जिससे कि मेरा जो प्रोडक्शन होगा वो एक परफेक्ट कॉफीज का प्रोडक्शन होगा, परफेक्ट कॉफी बीन्स का, उसमें डैमेज बीन्स बिल्कुल भी नहीं होंगे। वो होने के बाद में हम उसे लेकर आते हैं। सो बेसिकली ड्राई प्रोसेस इथोपियन लोगों ने ही इन्वेंट किया था बिकॉज इथोपिया में पानी ज्यादा नहीं है। तो उस वजह से उन्होंने ड्राई प्रोसेस का इन्वेंशन किया था। उस टाइम पे ड्राई प्रोसेस में क्या करता है, कॉफी चेरीज को वॉश करने के बाद में हम उसे इंडियन रेस बेड्स होता है इथोपिया में नॉर्मली जो बेड्स होते हैं वो लोग यू नो चटाई होता है जिससे नॉर्मली एक बाम्बू के जो स्टिक्स होता है ना उससे चटाई बनाते हैं। बट हमारे यहाँ पे उससे नहीं बनाते बिकॉज इथोपिया में धूप बहुत ज्यादा है, तो वो इजीली हीट मिल जाती है। हमारे यहाँ पे टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं होता, तो उस वजह से हमारे यहाँ के लोगों ने इंडियन रेस बेड्स बनाया ओके। जो कि कंक्रीट के होता है। अभी अगर हमारे यहाँ के इंडियन बॉम्बे के जितने भी रोड्स है कंक्रीट के बनाने के बाद बहुत ज्यादा हीट पता चलती है बिकॉज कंक्रीट बहुत जल्दी टेम्परेचर को होल्ड करके हिट कर देता है। सेम वो इंडियन रेस बेड्स के ऊपर कॉफी चेरीज को हम अच्छे से सेटल डाउन करके उसे फैला देते हैं एंड उसे एक प्रॉपर लेवल में फैलाने के बाद मॉर्निंग में उसे धूप के टाइम पे हम उसे पूरा स्प्रेड करना एंड अगेन इवनिंग में उसे रिमूव करना। ये प्रोसेस 4 to 5 वीक्स तक चलता है, मीन्स ऑलमोस्ट 1 मंथ। 1 मंथ तक कॉफी को ड्राई होने के लिए लगता है। सो बेसिकली हम जो कॉफी कंज्यूम करते हैं कैफेज में जाके वो कॉस्टली होती है। उसके पीछे का रीजन यही है। अरे यार कॉस्टली तो मतलब पूछो ही मत। नॉर्मल कॉफी पीने को हम लोग जा रहे हैं और इतना पैसा भर रहे हैं, सो मुझे ये पूछना है इतना कॉस्टली क्यों होता है? यस, सो जैसे वो एक रीजन तो आपने समझा दिया। यस, आफ्टर ऑल इट्स लाइक अ फ्रूट से वो हम लोग डिराइव करते हैं, बट 200 300 400 रुपए
कॉफी के लिए भर रहे हैं लोग क्यों? सो उसका जो मेन पार्ट है ना, वो अभी बताओ तो नॉर्मल कॉफी, स्पेशलिटी कॉफी में आप जाओगे तो आपको बेसिक कॉफी जो होती है ना, जो एक्चुअल कॉफी जो सिर्फ कॉफी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि फ्लेवर्स को, ना कि कोई विप क्रीम एंड ऑल वो वाले कॉन्सेप्ट को, फ्रैपे पाउडर, वो सारी चीजें एड ऑन्स है सिर्फ, जो कि कॉफी में कभी नहीं आनी चाहिए थी। बट अब बहुत सारे लोगों ने वो सारी चीजें लाना स्टार्ट कर दिया है। जो वहां पे फैंसी कॉफीज बेचते हैं ना, वहां की प्राइसेस आपको 400-500 तक दिखेंगे। इनफैक्ट नॉर्मल कैफेज में जाओगे ना तो आपको 250 वही रेंज में कॉफीज आपको मिलेगी। अच्छा, सो एक अच्छी कॉफी अगर आपको चाहिए तो आपको कितना खर्चा करना चाहिए? एक अच्छी कॉफी आपको चाहिए तो आप जेन्युइन कॉफी, मतलब विदाउट द एड ऑन्स। यस, सो बेसिकली अगर आपको अच्छी कॉफी कंज्यूम करनी है तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कॉफी को जानो, कॉफी के बारे में आप रिसर्च करो, बेस्ट कॉफीज कौन सी होती है, बेस्ट बीन्स कौन से होते हैं, वो जब जानोगे ना तभी आप अपनी बेस्ट कॉफी कंज्यूम कर पाओगे, फिर कोई भी कॉस्ट हो। अगर मैं 100 रुपीज में भी कॉफीज को बाय करके कंज्यूम कर रहा हूँ, वो पर्टिकुलर पर्सन जो कॉफी बेच रहा है, वो जो बीन्स यूज कर रहा है, वो मुझे बोल रहा है कि ये स्पेशलिटी बीन्स है एंड वो 100 रुपीज में दे रहा है। तो मुझे अगर पता होगा ना कि ये स्पेशलिटी है या कमर्शियल है, तो ही मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ एंड मैं परफेक्ट कप कॉफी ले सकता हूँ। वरना 400 रुपये पे करके भी मैं कमर्शियल ही कॉफी पी रहा हूँ, तो मैं बेस्ट कॉफी पी ही नहीं रहा हूँ। सो लाइक से फॉर एग्जांपल अमेजोन से मंगाना है मुझे, हाँ तो मंगा सकते हैं स्पेशलिटी कॉफी? यस, बट उसमें कैसे होता है, अगेन आपको वहां से ड्यूटी चार्जेस एंड ऑल वो सारी चीजें जो है। नहीं, इंडिया में नहीं मिलता क्या? इंडिया में कॉफीज मिलती है, बट अमेजोन की कॉफी जो है वो, आप अमेजोन वेबसाइट की बात कर हाँ रहे हाँ, वेबसाइट की हैं? बात। नो, सो बेसिकली अगर आप अच्छा, उनके पास, अमेजोन में अलग से कुछ कॉफी होता है क्या? बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो कि कनाडा हो गया, इधर उधर वो सारी जगह पे भी कॉफीज होती है, जो कि कुछ ग्रुप्स है। Okay. वो मिल सी बेसिकली मैं 1 kg 2 kg अगर मैं मंगाऊँ तो मुझे हैवी ड्यूटी एंड जो चार्जेस होता है ना, Okay. वो ड्यूटी चार्जेस तो वगैरह, भरना टैक्स पड़ेगा। वगैरह पे करके मुझे जितना प्राइस नहीं है उससे ज्यादा तो मैं टैक्स और नहीं ये पे कर फॉर रहा हूँ। एग्जांपल ऑनलाइन मंगाना है, घर पे आना चाहिए डिलीवरी, तो वैसे उसमें कौन सा एक 2-3 ब्रांड है? यस, सो बेसिकली देखो, ऑनलाइन में अमेजोन से मंगवा रहे हो आप, जिस कैफे में या फिर जिस कैफे का रिसर्च कर रहे हो या फिर कॉफी कंज्यूम कर रहे हो, आप उस ब्रांड के बारे में जानो पहले। जैसे कि ब्लू टोकाई हो गया, और भी है, सबको कॉफी रोस्टर्स हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, मैं ज्यादा नाम नहीं ले रहा, बट वो लोग मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी के टाइम में। एंड उनका नाम लेने का रीजन मतलब ये है बिकॉज वो इंडियन कॉफी कल्चर को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंडली वो लोग इंडियन जितने भी हमारे जितने भी लोग हैं उनको वो लोग एजुकेट करना चाहते हैं कि आप जो कॉफी कंज्यूम कर रहे हो वो बेस्ट कॉफी है या नहीं, आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो। जस्ट आपको थोड़ा सा नॉलेज गेन करना है अपने इसमें, तभी सी, जैसे कि एक ब्रांड है, कोई भी फोन का ब्रांड हो गया, हम जब तक उसके रिव्यूज नहीं देखते तब तक हम बाई नहीं करते, राइट? सेम कॉफी के लिए, आप कॉफी अगर कंज्यूम कर रहे हो तो आप पहले उसके रिव्यूज लो, उनका सोर्सिंग क्या है, वो कहाँ से सोर्स कर रहे हैं, या फिर वो जिस स्टेट या फार्म स्टेट से सोर्स कर रहे हैं, तो वो सोर्सिंग स्टेट जो है वो पर्टिकुलरली क्यू ग्रेडर्स जो होते हैं उनसे ग्रेड किया हुआ, या फिर एज पर SCA शीट वो वेरीफाइड है या नहीं। ओके। जैसे कि SCA स्टैंड फॉर स्पेशलिटी कॉफी एसोसिएशन बोर्ड ऑफ अमेरिका। ओके। बट सेम अभी हमारे यहाँ पे भी वही चल रहा है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो इंडियन कॉफी को इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करवा रहा है। बट SCA सर्टिफाइड अगर आप रहोगे तो आप एक कैफे या फिर आप कोई भी कैफे फार्म को ग्रेड करते हो, राइट? सो बेसिकली जैसे कि मेरा फार्म है, आप बायर हो, आप मेरे पास बाई करने आ रहे हो, अब आप बाई करने आ रहे हो तो मेरे पास तो मैंने मेरा प्रोसेसिंग एंड ऑल वो सारी चीज़ें करके मैंने मेरे कॉफ़ी को स्टोर रूम में स्टोर करके रख दिया, राइट? बट
जब मैं स्टोर कर रहा हूँ, बायर बाय करने आएगा तो कॉफी में डायरेक्टली उसे पूरा हैंड ओवर नहीं करूंगा। वो पर्टिकुलरली मेरे पास आएगा तो उसे कपिंग देना पड़ता है, मुझे कपिंग सेशन होता है। मतलब टेस्टिंग सेशन यस, जैसे। टेस्टिंग एंड कपिंग सेशन, जिसमें वो मेरे बीन्स के स्लॉट को रोस्ट करके, रोस्टिंग वगैरह करके हम उसे ट्रायल्स करेंगे। एंड वो ट्रायल्स करने के बाद में वो हमारे क्यू ग्रेडर्स जो होते हैं ना, वो भी होते हैं साथ में, जो कि ट्रायल्स करते हैं। एंड क्यू ग्रेडर्स जो होते हैं वो हमारे कॉफी बीन्स को ग्रेड करते हैं। ओके। तो जैसे कि अभी मेरा फार्म है, मैंने 10 क्यू ग्रेडर्स को बुलाया मेरे फार्म को ग्रेड करने के लिए। तो 10 क्यू ग्रेडर्स आए जो कि SCA सर्टिफाइड है। वो आके बैठे, उन्होंने मेरे कॉफ़ीज़ को ट्राई किया। एंड मेरी कॉफ़ी को ट्राई करने के बाद में उन्होंने मुझे स्कोर किया। अब वो स्कोर कैसे होता है, 10 डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। फर्स्ट होता है कॉफ़ी का टेस्ट, कॉफ़ी के फ्लेवर्स, कॉफ़ी क्वालिटी, कॉफ़ी का बिफोर टेस्ट, आफ्टर टेस्ट, देन अरोमा, कॉफ़ी का बॉडी कैसा है, कॉफ़ी के जो एक्चुअल फ्लेवर नोट्स जो है वो कैसा है, निगेटिव फ्लेवर्स कौन से आ रहे हैं कॉफ़ी में। जैसे कि अभी नेगेटिव फ्लेवर की बात करें तो कॉफ़ी में नेगेटिव फ्लेवर्स कौन से नहीं होने चाहिए। अगर मैं आपको कुछ टॉप ऑफ माय माइंड, आई थिंक बिटरनेस नहीं होना चाहिए। नो, विदाउट बिटर तो मतलब मतलब वो जो एकदम बिटर नहीं होना चाहिए। नहीं, बिटरनेस एक कॉफ़ी का Important aspect है, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे कि आप बोल रहे हो। बिकॉज कॉफ़ी 3 ही फ्लेवर्स मेन कॉफ़ी में आता है, जो कि सार, सिट्रस, बीच में स्वीटरनेस जो है वो एक्चुअल कॉफ़ी का हार्ट है, एंड देन बिटर। सो कॉफ़ी में नेगेटिव फ्लेवर्स वो नहीं आने चाहिए जो कि टबैको, स्पाइसेस एंड केमिकल। अब ये तीनों फ्लेवर्स कैसे आ सकते हैं कॉफ़ी में? अगर कॉफी अगर टोबैको प्लांट के बाजू में अगर ग्रो किया यस, तो आ करेक्ट। जाएंगे। सो ये आपने बताया। अब जैसे कि स्पाइसेस वाला भी सेम वैसा ही Spices है। के बाजू में अगर जहाँ पे कोई चिली या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का फार्मिंग हो रहा है, उसकी सराउंडिंग साइड में अगर हम कॉफी प्लांट करें तो वो फ्लेवर नोट्स, स्पाइसी फ्लेवर नोट्स आएंगे, तो जो कि नेगेटिव फ्लेवर्स में जाता है। अगेन जो टबैको वाला जो फ्लेवर है वो भी वैसा ही है, तो टबैको के फ्लेवर्स कॉफी में आएंगे जो कि वो नहीं है अच्छा। थर्ड जो केमिकल वाला हमने पार्ट बोला, केमिकल वाला पार्ट इसलिए बिकॉज कॉफी प्रोसेसिंग के बाद जो स्टोर रूम में हम स्टोर करते हैं, वहां पे अगर हमने कोई एयर फ्रेशनर लगा दिया कॉफी स्टोर रूम में, या फिर मैंने कोई केमिकल वाला डब्बा होता है, या फिर कोई कलर पेंट का डब्बा हो गया, उसमें कॉफी मैंने बोला कि यार मेरा क्लीन है डब्बा, मैं रख देता हूँ उसके अंदर एयर टाइट करके। तो कॉफी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि स्पॉन्ज की तरह होता है। अगर मैं यहाँ पे पानी डालूं एंड स्पॉन्ज को ऊपर रखूँ तो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कॉफ़ी सेम है। कॉफ़ी को आप जो भी फ्लेवर्स या फिर जो भी एरिया में रखोगे, वहाँ का नियर बाय जो फ्लेवर होगा ना, वो कॉफ़ी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए कॉफ़ी को हमेशा एयर टाइट कंटेनर या फिर सील करके रखा जाता है। तो ये 3 जो प्रोडक्ट फ्लेवर्स है वो कॉफ़ी में कभी नहीं आने चाहिए। तो ये एक मेन पार्ट हो गया। देन ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज पे क्यू ग्रेडर्स ग्रेड करता है, और जो ग्रेड करता है उसमें अगर मेरी कॉफ़ी 80 अबव स्कोर करती है तो ही मेरा प्लांटेशन या फिर मेरी कॉफ़ी स्पेशलिटी कॉफ़ी है। ओके। और एल्स Commercial coffee. 65 टू 60, सो बेसिकली 54 टू 60 79 अगर स्कोर कर रही है कॉफ़ी तो वो कमर्शियल कॉफ़ीज में आ गया। स्टारबक्स, हाँ, CCD, देन कोस्टा कॉफ़ी एंड ऐसे और भी ब्रांड्स है, ये commercial वो है। लोग कमर्शियल ही कॉफ़ी करता है। ओके। एंड कमर्शियल कॉफ़ीज में कैसा होता है, कमर्शियल कॉफ़ीज में फ्लेवर्स नहीं होता है, ओके। वो सिर्फ बिटर एंड बोल्ड टेस्ट करता है। Okay. जिसमें आपको सबसे ज़्यादा टेस्ट अगर आता है तो स्मोकी टेस्ट आता है, मतलब बर्न या बिटर, वुडी, जो एक लकड़ा जलने के बाद में बर्न वुडी स्मेल आता है वैसा। तो वो जो है वो लोग ये करते हैं। अब उसके ऊपर वो लोग जो क्रीम, विप क्रीम वो सब ऐड करते हैं ना, वो लोगों को क्यों अच्छा लगता है। आप कभी स्टारबक्स जाइए, ब्लैक कॉफ़ी ले लेना उनका अमेरिकानो, एंड आप ट्राई करिए।
सेम स्पेशलिटी कॉफ़ी में कोई चाहिए, ब्लैक कॉफ़ी लेकर ट्राई करिए, आपको वेरिएंस इजीली पता चल जाएगा कि स्टारबक्स का अमेरिकानो या ब्लू टोकाई का अमेरिकानो, इट्स ए ह्यूज डिफरेंस। ओके। ये इसलिए बिकॉज स्पेशलिटी कॉफ़ी वाले जो अमेरिकानोज होते हैं ना, वो पीने के बाद में आपको एक टैंगी फ्लेवर जो है वो आपके साइड्स में देगा। इन करोगे ना तो यहाँ पे आपको बिटरनेस आपको हिट होगा, एंड आफ्टर टेस्ट हल्का सा स्वीटनेस जो है आपके पैलेट पे आना स्टार्ट होगा। एंड आप वो कॉफी खत्म होने के बाद आप एक सिप वाटर कर लीजिए। कमर्शियल कॉफीज होती है ना, उसमें फ्लेवर्स बहुत कम होते हैं, वो सिर्फ बिटर साइड होता है। ओके। एंड जो स्पेशलिटी कॉफीज होती है ना, वो फ्लेवरफुल साइड होती है। तो आप जो स्टारबक्स में जाके कॉफीज कंज्यूम करते हो, वो बिटरनेस कम करने के लिए या फिर कस्टमर को बिटर ना लगे इसलिए वो क्रीम वगैरह डालते हैं। ओके। देन फ्रैपे पाउडर, टॉपिंग्स, ये वो सारी चीजें, फैंसी चीजें यूज करते हैं। लोगों को क्या लगता है ये एक बेवरेज है, ओके, फैंसी बेवरेज, बट ये एक्चुअली जो लो क्वालिटी बोल सकते हैं हम, कमर्शियल कॉफी ये लो क्वालिटी में ही आता है। तो वो क्वालिटी लोगों को पहुंचनी चाहिए कि एक्चुअल हम जो कॉफी कंज्यूम कर रहे हैं, वो हम जो व्हिप क्रीम के साथ कंज्यूम कर रहे हैं वो एक लो क्वालिटी वाला पार्ट है। अगर आपको प्रीमियम कॉफीज, स्पेशलिटी कॉफीज को ये करना है, या फिर एक्चुअल रियल कॉफी इंथुजियास्ट हो आप, एंड आपको एक्चुअल कॉफी कंज्यूम करनी है ना, तो आप, मैं तो कहूँगा स्पेशलिटी कॉफीज में जाइए। आप एक बार ब्लैक कॉफी कंज्यूम करिए, उसके बाद आपको वेरिएंस पता चलेगा कि स्पेशलिटी कॉफी एंड कमर्शियल कॉफीज में क्या डिफरेंस है। एंड आप फिर उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ आप रिटर्न कभी वो व्हिप क्रीम वाले साइड पे कभी नहीं जाओगे। यस, बिकॉज इतने सालों में मैंने बहुत ऐसे कस्टमर्स देखे हैं जो कि वहां से जब स्पेशलिटी में आता है तो आई डोंट थिंक कि उनका कभी दिल करता है रिटर्न कमर्शियल के साइड जाने का, बिकॉज एक्चुअल बेसिक कॉफी कंज्यूम करना, ब्लैक कॉफी, वो आपके फायदे के लिए भी बहुत अच्छा है। बिकॉज आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे मात्रा में क्लियर होता है। इनफैक्ट आपको वेट लॉस करना है तो आप कॉफी वगैरह जो एक पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से आप कंज्यूम करो। इनफैक्ट कमर्शियल कॉफी जो होती है ना, वो आप एक कप ही दिन में कंज्यूम कर सकते हो, बिकॉज उसमें कैफीन बहुत ज्यादा होता है। अराबिका कॉफीज या स्पेशलिटी कॉफी जो होती है ना, उसमें कैफीन कंटेंट 0.5 से स्टार्ट होता है। 0.5 मीन्स ना के बराबर। तो आप उसे दिन में 10 कप पियो या 12 कप पियो। अब मैं दिन में 10-12 कैफेज विजिट करता हूँ। 10-12 कैफेज में मैं हर एक कैफे में जाके एस्प्रेसो शॉट या अमेरिकानो डेली फिक्स है मेरा, बट फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। ये इसलिए बिकॉज जिन जिन कैफेज में मैं जाता हूँ वो स्पेशलिटी कॉफी सर्व करता है। ओके। तो मैं 10 कॉफीज भी पीऊँ तो मुझे ओवर पावर या ओवर हाइप नहीं होगा मेरे बॉडी को। बट वही अगर कमर्शियल कॉफी आप पियोगे ना, स्टारबक्स या कोई भी क्या ब्रांड में जाके आप देखोगे तो कॉफी नीचे से खत्म होती है एंड क्रीम और वो बाकी जो भी डिजाइनिंग वाला पार्ट होता है वो ऊपर वैसे ही पड़ा रहता है। और आपने जो हिस्ट्री बताया, तो कॉफी का जब डिस्कवर हुआ था तभी क्या नाम था? ये सो कॉफी जब डिस्कवर हुई थी उस टाइम पे कॉफी तो ये बहुत बाद में नाम आया, बट जब वो अरेबियन कंट्रीज तक पहुंची थी तो उसको क्वावा बोला जाता था। क्वावा, ओके। जो कश्मीर में कश्मीरी क्वावा मिलता है, जो चाय है अभी, बट उसे उस टाइम पे वो लोग क्वावा बोलते थे। एंड वो क्वावा को ही फिर COFFEE करके अभी हमारा कॉफी का स्पेलिंग है, बट पहले जो कॉफी का स्पेलिंग था वो KOFFIE था। KOFFIE कॉफी। और अभी सपोज अभी तो कैफे बहुत सारे नए नए आ रहे हैं। यस। ठीक है, तो क्या है ये कॉफी बिजनेस? ये ल्यूक्रेटिव बिजनेस है, इसमें पैसा बनता है? बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में, बिकॉज मुझे ऐसा लगता अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। इनफैक्ट अगर आप कॉफी में जाओगे ना तो आपको कॉफी कल्चर एक ऐसा कल्चर है जो कि कभी स्टॉप नहीं होगा। एंड अभी तो मार्केट में जस्ट 25% ही कॉफी कल्चर इंडिया में आया है और 75% बाकी है जो कि नहीं आया। तो इन फ्यूचर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली है कॉफ़ी इंडस्ट्री में। इनफैक्ट इंडियन कॉफ़ीज़ भी एक नेक्स्ट लेवल तक जाके पहुंचेगा। तो कॉफ़ी एक ऐसा बिजनेस है जो कि इनफैक्ट कितने सारे आफ्टर कोविड, कितने सारे डॉक्टर्स हो, कितने सारे बिजनेसमैन हो, कितने सारे एक्टर्स हो,
या कितने सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज से आए हुए लोग कैफे ओपन करके बैठे हैं विदाउट एनी प्रॉफिट। कोई अपना फील्ड छोड़ के कैफे क्यों ओपन करेगा? एंड आप हेल्प करते हो कैफे ओपन करने में? यस, सो सो बेसिकली क्या प्रोसेस रहता है, लाइक अगर किसी को कैफे ओपन करना है तो आप उसको कैसे मदद कर सकते हो? ये सो बेसिकली और कोई मतलब जैसे कि मैं खुद कैफे कंसल्टेंट हूँ। सो मैं मेरा जो प्राइवेट कंसल्टेंसी चलाता हूँ उसमें मैं फ्रीलांसिंग वर्कशॉप्स करता हूँ कैफेज के लिए। अगर कोई कैफे है जो कि अपने जेन्युइन कस्टमर्स या कॉफ़ी इंथुजियास्ट कस्टमर्स को कॉफ़ी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज शेयर करना चाहता है या देना चाहता है, तो उनके लिए मैं एक कॉफ़ी वर्कशॉप्स प्लान करता हूँ जो कि 2.5 आवर का या 2 आवर्स के वर्कशॉप्स होते हैं। इनफैक्ट किसी कैफे ओनर्स को उनके स्टाफ के लिए एक्चुअल स्पेशलिटी कॉफ़ी ट्रेनिंग चाहिए होती है। सो कॉफ़ी ट्रेनिंग्स अगर किसी को चाहिए होगा कैफेज में उनके स्टाफ के लिए, जो कि मतलब नॉर्मल कोई होटेलियर स्टाफ है बट उन्हें कॉफ़ी भी सर्व करनी है, तो उन्हें उतना नॉलेज देना ज़रूरी है। बिकॉज अगर कोई मेरे जैसा कस्टमर या फिर कॉफ़ी इंडस्ट्री वाला कोई कस्टमर कोई कैफे में जाए तो फर्स्ट हमारा सवाल होता है कि आप कौन से बीन्स यूज़ करते हो। क्योंकि हमें पता है कि हम जो कॉफ़ी कंज्यूम करने वाले वो अगर स्पेशलिटी हो तो ही मैं कंज्यूम करूंगा और एल्स मैं नहीं बाय करूंगा। सो यू हेल्प देम राइट फ्रॉम द सेटअप कि कौन सा कॉफी लेना है, एवरीथिंग एवरीथिंग कितने में मिलेगा, कैसे उसको जो कॉफी प्रोसेस बीन्स करना का है। हाँ. कॉस्टिंग क्या होता है, मार्केट रेट क्या चल रहा है, इनफैक्ट B2B प्राइसेस क्या होता है। सो बेसिकली B2C प्राइसेस डिफरेंट होता है। अगर आप कस्टमर के हिसाब Right, से right, जाओगे right. तो आपका प्राइसिंग अलग होगा। बिजनेस टू बिजनेस प्राइसिंग जो होता है वो अलग होता है। तो वो B2B प्राइसिंग में मैं हेल्प करता हूँ उन्हें स्पेशलिटी कॉफीज को कहाँ से सोर्स करवाना है। Okay. देन इनफैक्ट मशीनरीज वाले जो पार्ट होता है, हाँ. कॉफी कैफेज में जो मशीनरीज प्रोवाइड होती है उनके भी साथ मेरा टाई अप है। सो बेसिकली बहुत सारे वेंडर्स या फिर ब्रांड्स है, कॉफी मशीनरी ब्रांड जो कि मेरे साथ कनेक्टेड है, जिन्हें मैं मेरे कंसल्टेंसी में प्रोवाइड करता हूँ कस्टमर्स को। राइट. तो टोटल कैफे सेटअप जो होता है ना, वो सारे जैसे कि कप लीड से लेके स्टरर से लेके शुगर सैशेज एवरीथिंग एवरीथिंग। सो आपका कैमरा सिस्टम हो गया, पॉज सिस्टम हो गया, इनफैक्ट लाइसेंसिंग वाला जो पार्ट होता है, जैसे कि कोई भी रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए लाइसेंस मैंडेटरी होता है। फसाई लाइसेंस हो गया, देन BF बिजनेस बिल्डिंग एंड फैक्ट्री लाइसेंस, देन हेल्थ लाइसेंस, वो सारे एक टोटल एवरीथिंग जो होता है एंड टू एंड आप सोल्यूशन प्रोवाइड करते हो। कितने में हो जाता है सेटअप एक कॉफी कैफे का? छोटा सा कैफे रहेगा तो सी लाइक से फॉर एग्जांपल 200 स्क्वायर फीट कैफे है। 200 स्क्वायर फीट, बट मैटर करता है एरिया कौन सा। सो बेसिकली आपका जो कॉफी सेटअप होगा वो एवरीथिंग मैं मेरा ये नहीं बता रहा, मैं लोकेशंस के हिसाब से बता रहा हूँ। तो जैसे कि अगर 200 स्क्वायर फीट कैफे ओपन करना है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस के हिसाब से मशीनरीज आती है, तो हम जो बजट की मशीनरीज बाई कर रहे हैं, जैसे कि मशीनरीज 30 लाख का सिर्फ मशीन भी आता है जो कि लमाजो को ब्रांड है, वो 30 लाख का भी आता है। एंड जो बेसिक मशीन्स होती है वो नॉर्मली 1.5 लाख 2 लाख। तो वैसे अगर बेसिक सेटअप करना है तो आपका 20 लाख तक पूरा सेटअप हो जाता है। अच्छा. कैफे का एवरीथिंग, जो कि इफ अगर आपको इंटीरियर डिजाइनर्स भी चाहिए उसमें, तो वो सारी चीजें मैं उन्हें अवेलेबल करके दे देता हूँ मेरी कंसल्टेंसी में। यस, अमेजिंग यार. एंड व्हाट डू यू सी द फ्यूचर ऑफ कॉफी? मतलब लोग उसको मतलब महंगी कॉफी खरीदने वाले हैं अभी तो स्पेंडिंग आई थिंक लोगों का बढ़ेगा, तो फिर लोग ऑब्वियसली यू नो व्हाट, लास्ट प्रोडक्शन जो था कॉफी का बहुत अच्छा हुआ था, जो कि 70 अबाउ था, 70% अबाउ। एंड पूरे वर्ल्ड में अभी जो प्रोडक्शन हुआ है वो सिर्फ 50% हुआ है इस साल। जो अभी जस्ट हार्वेस्टिंग सीजन खत्म हुआ, 50% हुआ है। तो उस वजह से कॉफी प्राइसिंग्स डायरेक्टली 200-300 रुपीज से बढ़ गया। सो बेसिकली जो कॉफी बीन्स नॉर्मली समझो 2800 में आ रहे थे, वो डायरेक्टली 3200 रुपीज में आ रहे हैं। तो इतना प्राइसिंग हाइप हो गया, तो वो प्रोडक्शन की वजह से। एंड इनफैक्ट अभी आप जाओगे ना तो बहुत सारे ब्रांड्स ने अपना प्राइसिंग 1 अप्रैल से बढ़ा दिया, जो कि अभी तक बढ़ाया नहीं है। 1 अप्रैल से बढ़ाएंगे सब लोग, बिकॉज उन लोगों को जो B2B प्राइसिंग आता है, बिजनेस टू बिजनेस वाला प्राइसिंग, फार्मर्स ही कम प्राइस
ज्यादा प्राइस में बेच रहा है तो ऑफ कोर्स वो उसे ज्यादा प्राइस में बेचेगा। राइट। फिर वो अगर ज्यादा प्राइस में बाई कर रहा है तो कस्टमर्स को वो कम प्राइस में क्यों दे। तो वो कॉफी की भी प्राइस, इनफैक्ट मार्केट में इन फ्यूचर कॉफी बहुत ज्यादा प्राइस में जाने वाला है। ओ। एंड इनफैक्ट लोग बाई भी कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ ये नहीं है कि लोग नहीं बाई कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं बाय। राइट, अमेजिंग मैन। आई थिंक इसका एक पार्ट 2 भी करना पड़ेगा यार। जरूर जरूर। मतलब- इनफैक्ट यू नो व्हाट, हमारा जो आज का डिस्कशन हुआ या कम्युनिकेशन जो था, आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ भी- 11% भी बताया है हाँ, कॉफी से रिलेटेड। नहीं, वो तो ये clearly- जस्ट बेसिक नॉलेज था, इन डिटेल तो हम अभी तक गए भी नहीं है, राइट, बिकॉज नेक्स्ट पार्ट में हम जरूर प्लान करते हैं। डेफिनेटली यार, अमेजिंग। इट वाज सो नाइस टू yes, हैव यू yes. एंड सो नाइस टू लर्न सो मच अबाउट कॉफी, जो मतलब एक ऐसी चीज है कि हम लोग ऐसा दो बार सोचते भी नहीं है, हाँ ठीक है यार कॉफी है क्या है, बट एक्चुअली इंट्रिकेसीज इतने सारे हैं उसमें। Yes. एंड मे बी यू नो इफ यू have good coffee then you'll have a good experience एग्जैक्टली along with it. इनफैक्ट जो कॉफी मैनुअल ब्रूज जो मैंने बताया, इनफैक्ट हम नेक्स्ट इसमें जरूर ये डिस्कस करेंगे, बिकॉज वो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। हाँ। बिकॉज जो बाहर कॉफी बाई नहीं कर पा रहा तो वो घर पे 400, बना सकता है तो वो। घर पे कैसे बना सकता है, वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट क्या होगा, वो हर एक इक्विपमेंट के पीछे भी एक स्टोरी है जो इन्वेंटर था उनकी, तो वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे उसमें, तो हमारे व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगा बहुत ज्यादा। Definitely, definitely. Thank you so much for coming. थैंक यू सो मच, आपने And मुझे यहाँ पे yes, इनवाइट yes, किया। definitely we And, had fun. चलो